जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज मुक्तक सिंह राठौड़ एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज का अगला वीडियो है और नाम है इसका टॉपिक का इंटरपर्सनल स्किल्स। जी हाँ, आपने सुना होगा इसको कई लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से भी जानते हैं या इसको इंटरपर्सनल स्किल्स भी बोलते हैं, कई लोग इसको पीपल्स स्किल भी बोलते हैं। तो आखिर ये होता क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसका इतना ज़्यादा महत्व है, और फिर उसके बाद इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी लाइफ में अगर अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर करना है तो वो कौन कौन से स्टेप्स है जो कि आपको उठाने चाहिए, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग SSB के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो उस लिहाज से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बताई गई बातों को अपने अमल में लेके आके, उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आके आप ग्रेजुअली अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हो जो कि अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ में काम आएंगे। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को सिर्फ SSB तक लिमिट करके नहीं रखता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो सारे सुधार हम अपनी लाइफ में करते हैं, या जैसे कि इस सीरीज का नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये जो सारे सुधार आप अपनी लाइफ में करते हो, तो ये सुधार आपको सिर्फ SSB नहीं, उससे आगे भी सक्सेस दिलवाते। या तो आप SSB रेकमेंड होगे या नहीं होगे। अगर SSB रेकमेंड होगे इसका मतलब ये थोड़ी कि फिर आप कोई राजकुमार हो गए और आपको लाइफ में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा या चैलेंजेस ही नहीं आएंगे। उसके बाद तो और ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, उसके बाद तो इन ट्रेड्स की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अगर नहीं होते रेकमेंड तब भी इक्वली ज़रूरत पड़ेगी, तब भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए इनको सिर्फ किसी एग्ज़ाम तक स्पेसिफिक करके मत रखो। हाँ, उस एग्ज़ाम में ये काम आएंगे, उसके लिए ये काम आएंगे, लेकिन उससे परे सोचो और उससे परे सोच के देखो। रेकमेंड होते हो तब भी, नहीं भी होते हो तब भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले, व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल्स? इंटरपर्सनल स्किल्स होता क्या है? It is your ability to get along and communicate with other person or a group of people. Very simple. जैसे कि मैंने कहा कि इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल या पीपल्स स्किल, इसको पीपल स्किल भी बोलते कई लोग। तो ये क्या है? इट इज जस्ट योर एबिलिटी, कि ये आपकी एबिलिटी को शो करता है कि आप कितना इफेक्टिवली, कितना प्रभावशाली तरीके से किसी इंडिविजुअल से या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से कम्युनिकेट कर सकते हो, कितने अच्छे से अपनी बात उनको समझा सकते हो, कितने अच्छे से उनकी बात को समझ सकते हो और एक फेवरेबल रिस्पॉन्स दे सकते हो, या यूं कहूं सूटेबल रिस्पॉन्स दे सकते हो। जरूरी नहीं कि हमेशा आप फेवरेबल रिस्पॉन्स ही दो, लेकिन सूटेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरली लोग कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल्स में स्पीकिंग स्किल्स को डाल देते हैं। हाँ, वो एक पार्ट है उसका, वो एक पार्ट है स्पीकिंग स्किल्स उसका, लेकिन सब कुछ भी नहीं है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप दूसरों के साथ में बिहेव कैसे करते हो। अब बिहेवियर के अंदर तो स्पीकिंग स्किल्स का इतना इंपॉर्टेंस होता नहीं है, और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ उसका एक पार्ट होता है। कम्युनिकेशन स्किल से थोड़ा बढ़ के है इंटरपर्सनल स्किल, या कम्युनिकेशन स्किल भी ना कहूं मैं, स्पीकिंग स्किल्स का। तो स्पीकिंग स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स अलग अलग है। आज मैं इंटरपर्सनल स्किल्स की बात कर रहा हूं, स्पीकिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूं। स्पीकिंग स्किल्स का वीडियो कभी और बनाऊंगा मैं, वो एक अलग मुद्दा है पूरी तरह। तो सबसे पहले तो इसको कंफ्यूज मत करना, स्पीकिंग स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स क्यों। इंटरपर्सनल स्किल ये एबिलिटी है आपकी कि कितना प्रभावशाली तरीके से आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाते हो। जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप कभी भी किसी को कन्विंस नहीं कर पाओगे, आप कभी भी किसी को अपने लिए फेवरेबल नहीं बना पाओगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के साथ में कनेक्ट करना सीखो, राइट? तो चलिए शुरुआत करते कि कैसे अपन कनेक्ट करेंगे दूसरों के साथ में और क्या क्या स्टेप्स लेने। लेकिन स्टेप्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, उससे पहले कुछ और जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और यहां पे सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। वैसे मैंने बता ही दिया और आप समझ भी गए होंगे कि इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, लेकिन फिर भी यहां पे मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसको रीड करता हूं और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। It helps you to connect with other people and develop strong bonds with them.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के साथ बॉन्ड्स डेवलप करें। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि वी आर टूल यूजिंग एनिमल्स हु लिव इन ग्रुप्स। हम ऐसे पशु हैं, हम ऐसे जानवर हैं जो टूल्स यूज करते हैं, ये रहा टूल, और हम समूहों के अंदर रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ग्रुप के अंदर अच्छे से रहें, क्योंकि अगर हम ग्रुप के अंदर अच्छे से रहेंगे तो ग्रुप सर्वाइव करेगा, ग्रुप सर्वाइव करेगा तो हमारी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम एक सक्सेसफुल स्पीशी बने हैं। क्यों बने? क्योंकि हम समूह में रहे, और हमारे समूह बहुत बड़े बड़े समूह होते हैं। अभी फिलहाल हमारा समूह 7-8 अरब लोगों का है पूरी दुनिया के अंदर। तो इतना बड़ा समूह ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही है, और भी दूसरे कुछ क्रीचर्स हैं जिनका समूह शायद हमसे भी बड़ा हो, आई डोंट नो, बट शायद चींटियां, मक्खियां, मच्छर ये शायद हमसे भी ज्यादा हो। पर ठीक है, हम हमारी बात करते, वो भी सक्सेसफुल है उनकी तरह, वो लोग भी सक्सेसफुल है, पर उनकी बात बाद में करेंगे। पहले अपन अपनी बात करते हैं कि अपने को ग्रुप में अगर रहना है तो अपने को इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और इवन अगर चींटी, मच्छर जैसे एनिमल्स को भी अपन कंसिडर करें एग्जाम्पल के तौर पे कि दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल स्पीशीज लाइक अस, तो वहां पे भी ये चीज प्रूव होती है कि दे हैव वेरी गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, या उनको पर्सनल नहीं बोल सकते क्योंकि वो पर्सन्स नहीं होते, बट दे हैव वेरी गुड स्किल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हम नहीं समझ पाते, दैट डजंट मीन कि उनके पास स्किल नहीं होती, उनके पास बहुत बढ़िया स्किल होती, दो चींटियों के पास में जो देख नहीं सकती, लेकिन दूसरे सेंसेस के थ्रू वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बना के काम करते। उनके भी बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं। तो एवरी स्पीशी दैट इज वेरी सक्सेसफुल, उसके पीछे ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एनिमल्स ग्रुप में नहीं रहते जनरली वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, उनकी तादाद बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन एनिमल्स के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब कोई दो स्पीशीज के बीच में आपस में लड़ाई होती है जिसमें एक स्पीशी बड़े ग्रुप की है, दूसरी स्पीशी सॉलिटरी है, तो जीत हमेशा ग्रुप की होती, मोस्टली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। टाइगर कितना फैंटास्टिक एनिमल है, कितना केपेबल है टाइगर, क्या उसके पास पावर होती है, उसके पास में स्टेल्थ होता है, उसके पास में जॉज एंड क्लॉज होते हैं। लेकिन बचे कितने वाइल्ड में? 3,000 नहीं, 3,000 से कुछ ज्यादा बचे हुए, पर एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, बट शायद 4,000, 3,000, 5,000 के आसपास बचे हुए। और हम कितने? हम 7-8 अरब है, या इससे भी शायद ज्यादा हो गए होंगे जितनी देर में मैंने बोला होगा। तो ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? वो जिसके नाखून है, जिसके बहुत नुकीले दांत है, जो बहुत तेजी से भागता है, और जिसके दूसरे कई सेंसेस भी बेहतर है? नहीं, हम ज्यादा सक्सेसफुल है ना, क्योंकि हम ग्रुप में रहते हैं। तो इसीलिए अब इस ग्रुप के अंदर, हमारा ग्रुप तो सक्सेसफुल है, देखो हमारा इंसानों का ग्रुप तो सक्सेसफुल है, लेकिन अब इस ग्रुप के अंदर आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, ये आपको इंश्योर करना है। तो यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ ग्रुप एंड इफेक्टिवली। तो यहां पे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। ग्रुप तो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो तो तय है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर आप रहोगे या नहीं रहोगे, ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स तय करती। तो ये महत्व है इंटरपर्सनल स्किल का। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद अदर पीपल एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर नेसेसरी? बिकॉज वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा जताते हुए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप नहीं करेंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप खुद देख लो अपनी लाइफ में, आज आपने जो कुछ भी अचीव किया है, वैसे तो अभी आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी आपने कई अचीवमेंट्स किए होंगे अब तक। क्या वो अचीवमेंट्स दूसरे लोगों की मदद के बिना पॉसिबल थे? क्या आपने सब कुछ अकेले ही कर लिया? किसी बाघ या तेंदुए की तरह अकेले ही रहते थे क्या किसी गुफा में आप, और सब बस करते गए? नहीं, लोगों की मदद से हुआ। कई लोग आपके लिए बड़े फ्रेंडली थे, आपके लिए बड़े फेवरेबल थे। क्यों? क्योंकि आपके बॉन्ड्स बहुत अच्छे डेवलप हुए थे उनसे, क्योंकि वहां पे आपने कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी शो करी थी। पर हम हर जगह नहीं कर पाते ना, तो इस वीडियो में यही समझेंगे अपन कि कैसे अवेयरनेस रखते हुए हर स्थान पे इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे बेहतर हो, ताकि हम हर जगह वैसा ही परफॉर्म कर पाए जहां पर हम अपने फेवरेबल लोगों के साथ में अच्छा परफॉर्म कर पाए थे।
तो बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए। आगे क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू एंड अदर पीपल बिकम फेवरेबल फॉर ईच अदर, जो कि मैंने बोला ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के लिए और लोग आपके लिए फेवरेबल बने तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आप भी किसी की लाइफ को आसान करोगे। दैट्स द वे वी लिव इन द सोसाइटी, दैट्स द वे अ पर्सन इज वैल्यूड इन द सोसाइटी। जब कोई इंडिविजुअल दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है तो उस इंडिविजुअल की वैल्यू होती है, और जब आपके अंदर कुछ वैल्यू ऐड हुई तो आप दूसरों के अंदर वैल्यू ऐड करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, तो उससे आपकी वैल्यू होती है, और इस तरह ग्रुप बना हुआ रहता है और आप उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हो। तो यही अपने को करना है। अब आगे अपन देखते हैं कि वो क्या क्या उपाय हैं जिनके चलते इंटरपर्सनल स्किल्स का महत्व है। लेकिन ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स का महत्व है, यहाँ पे मैंने एक और फोटोग्राफ शेयर किया है, इस फोटोग्राफ को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोटोग्राफ में देख सकते हैं आप कि एक मिलिट्री जनरल जो कि यूनिफॉर्म से अमेरिकन आर्मी के नज़र आ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और हेलमेट से भी समझ में आ रहा है कि दे आर फ्रॉम द अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज आर्मी। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ जंग पे जाने से पहले या किसी जंग के बाद अपने सैनिकों को एड्रेस कर रहे हैं। प्रोबेबली ही इज 3 स्टार और 4 स्टार जनरल, और प्रोबेबली ही इज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस ग्रुप। और ये क्या कर रहे हैं, आइदर ही इज अप्रिशिएटिंग द सोल्जर्स कि आपने लड़ाई में बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए जीत हासिल करी, या फिर ये अपने सोल्जर्स को लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो अब हमको जिस लड़ाई में जाना है, जो चैलेंजेस हैं उसको आपको कैसे ओवरकम करना है, और आप में वो सारी कैपेबिलिटीज है जिसकी वजह से आपको चुना गया है इस लड़ाई के लिए, और आप उस सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। अब आप समझ रहे हो इंटरपर्सनल स्किल का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए इंटरपर्सनल स्किल्स का, क्योंकि यू आर गोइंग टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। आप लोग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करोगे एंड यू विल बी ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस एज ऑफिसर्स, एंड देयर यू विल नीड टू कमांड योर मेन एंड विमेन। वहां पे आपको अपने जवानों को कमांड करना पड़ेगा, और कमांड करना पड़ेगा, ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, हो सकता है स्पीचेस भी देने पड़े अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए। तो अगेन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है आपके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स का, और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको एसएसबी के अंदर भी बड़े गौर से एनालाइज किया जाता है। ये बात आप भी बहुत भली भांति जानते हो कि इंटरपर्सनल स्किल्स का एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज what you do in the armed forces is all teamwork. What you do in the armed forces is all teamwork. वहां पे इंडिविजुअल हीरोइज्म जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये बात हजारों बार ये बात मैंने और कई लोगों ने आपसे कही होगी। तो अगेन इंटरपर्सनल स्किल्स का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा है, इस बात को आप समझिए। अब अपन आगे बढ़ के देखते हैं वेरियस एरिनास ऑफ द इंटरपर्सनल स्किल्स। आप अपनी लाइफ में आपको इंटरपर्सनल स्किल्स कहां कहां काम आ सकता है। एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, हो सकता है कि इस वीडियो को कोई ऐसा इंडिविजुअल भी देख रहा हो जिसको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करना हो, वो बस किसी तरह से इस वीडियो तक आ गया हो और अभी वीडियो देख रहा हो या देख रही हो, तो वो अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि हमें तो आर्म्ड फोर्सेस में जाना ही नहीं, हमें तो किसी को कमांड करना ही नहीं युद्ध के अंदर, तो क्या हमारे लिए भी इंटरपर्सनल स्किल जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और कहां कहां जरूरी है आपने रीड कर ही लिया होगा अब तक, लेकिन मैं भी रीड करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपकी वर्क प्लेस, लाइफ में कुछ ना कुछ काम तो आप करोगे ही सही, कुछ ना कुछ नौकरी करोगे, कोई ना कोई बिजनेस करोगे, तो वो आपकी वर्क प्लेस बन जाएगी। वहां पे अगेन आपको कई लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना होगा, और वहां पे इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। सेकंड इज स्पोर्ट्स और एनी अदर टीम। जनरली जब आप किसी टीम में होते हो, वो टीम कोई सी भी हो सकती है, वो टीम आपकी अगेन वर्क प्लेस पे कोई टीम हो सकती है, या वो टीम हो सकता है कि ग्राउंड के अंदर कोई टीम हो जिसके साथ आप खेल रहे हो किसी तरह का खेल। वहां पे इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप तो देखते ही हो ना, स्पोर्ट्स तो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे। हम देखते हैं कुछ कैप्टन्स बहुत अच्छे होते हैं और उनको सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ मेंटोर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनको सभी लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, कुछ को नहीं करते।
कई लोग सक्सेसफुल नहीं होते, आपने तो देखा ही होगा, मुझसे अच्छे से जानते होंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स की कहीं ना कहीं कमी रही होगी, वो सबको साध नहीं पाए, वो सबको साध नहीं पाए और सबसे उनका बेस्ट निकलवा नहीं पाए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि टीम का हर पर्सन उनसे कनेक्टेड फील होता है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कुछ भी से मेरा मतलब है कि परफॉर्मेंस जो देना होता है उसको, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो परफॉर्मेंस देने के लिए अपनी लिमिट्स को एक्सीड करके जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे इंडिविजुअल बनो कि टीम में अगर आप हो तो लोगों से उनकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को निकाल पाओ। इट्स जस्ट लाइक अ गन्ना क्रशिंग मशीन। गन्ने के अंदर जूस होता है कि नहीं होता है? सभी गन्नों के अंदर जूस होता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि 2 पत्थर दे दूं और 2 पत्थर देके बोलूं कि एक काम करो, अभी गन्ने में से जूस निकालो, तो आप गन्ने का कभी भी पूरा जूस नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको एक अच्छी मशीन दे दूं और आपसे कहूं कि अब इस गन्ने का जूस निकालो, तो आप कितना अच्छा जूस निकालोगे। देखिए, गर्मी के मौसम में मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया गन्ने के जूस का। आपको सुन के सोच के रिफ्रेशमेंट फील हुआ होगा। लेकिन इसको अगेन सोचो कि आप एक लीडर के तौर पे वो मशीन हो जो कि गन्ने का जूस निकालेगी। और गन्ना कौन है? आपकी टीम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीम की जान निकाल दो, लेकिन टीम के लोगों को मोटिवेट करके उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है। तो आप एक ऐसी मशीन हो जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकालेगी। जूस की आखिरी बूंद, गन्ने की आखिरी बूंद भी जूस निकाल लेगी। या फिर आप एक 2 पत्थर की तरह बन जाओ, आदि मानव के दौर के, अर्ली मैन के पीरियड के, जो घीस घीस के जूस निकाले, आधा तो ढुल जाए दाएं बाएं और जैसे तैसे आधा गिलास जूस निकले, राइट? तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो इंटरपर्सनल स्किल एक लीडर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती, एक टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती। इनफैक्ट लीडर मैंने गलत बोल दिया, एक टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंटरपर्सनल स्किल रखने वाला इंडिविजुअल अपनी टीम से बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाता है। तीसरा, फैमिली एंड रिलेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली वो जगह होती है जहां पे आप रहते हो। फैमिली वो जगह होती है जहां पे आप रहते हो। आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड आप वहां पे बिताते हो। और अगर वहां पे डिस्टर्बेंस है तो आपकी बाकी लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस होगा, तो आप अपना परफॉर्मेंस पूरी तरह नहीं दे पाओगे। अगर घर पे आपके विवाद चलते रहेंगे या घर पे आपकी चीजें ऐसी चलती रहेगी जो फेवरेबल नहीं हो आपके लिए, इसीलिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी, और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। फैमिली आपको मिली है, आपने चूज नहीं करी। हमें तो नहीं पता कि जन्म लेने से पहले क्या होता है, तो हम तो यही मानते हैं कि जहां हमारा जन्म होता है वो एक कोइंसिडेंस की बात होती कि वी आर बोर्न हियर और देयर। ये तो अपने हाथ में नहीं होता ना कि अपन चूज करें कि भगवान ने अपने को 4-5 ऑप्शन दिए कि देखो ये 4 फैमिली है, शर्मा जी की, वर्मा जी की, इनकी उनकी, आपको सबके नेचर बता देते हैं कि भैया ये जो हस्बैंड वाइफ है इनका ऐसा नेचर है, इनका ऐसा नेचर है, और इस घर में तुमने जन्म लिया तो तुम्हारे लुक्स ऐसे होंगे, उस घर में जन्म लिया तो ये लुक्स होंगे, पर वहाँ पैसा ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपको खेलने को ज़्यादा मिले। ऐसा तो होता नहीं होगा, मतलब हमें क्या पता होता होगा कि नहीं होगा, बट हम यही मानते हैं कि नहीं होता होगा। तो हम कहाँ जन्म लेते हैं हमारे हाथ में नहीं होता। अब जहाँ जन्म ले लिया है उन लोगों के साथ ही डील करना है, और लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत लंबा फेज उन्हीं के साथ में बिता रहा है। तो ये जरूरी है कि वहां पे चीजें सही हो, वो इंटरपर्सनल स्किल वहां पे अगर सही होगी तो क्या होगा, उससे आप घर से सपोर्टेड रहेंगे, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, तो दुनिया में जाके और बेटर कर सकते हैं। आपको अच्छा अपब्रिंगिंग मिल सकता है, आपकी डिमांड्स पूरी हो सकती। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ योर इंटरपर्सनल स्किल्स आर। आप कैसे इंटरेक्ट करते, खास तौर पे बड़े होने के बाद, क्योंकि जब आप छोटे होते तो अगेन आपके हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट वंस यू ग्रो अप देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल थ्रू योर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे भी बहुत मैटर करता है। देन देर आर लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स हु गेट इंडक्टेड इन योर फैमिली विद द कोर्स ऑफ टाइम। आपके किसी भाई का विवाह होता है या आपकी बहन का विवाह होता है, तो कुछ नए लोग आपके परिवार के साथ जुड़ते हैं, बाद में आपका भी विवाह होगा,
तो आपके साथ भी नए लोग जुड़ेंगे। अगर आप लड़की हो तो एक पूरी की पूरी नई फैमिली के साथ आप रहोगे, लड़का है तो कोई नई लड़की आपके साथ आके रहेगी। तो वहाँ पे भी इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन थिंग्स स्मूथली, सो दैट कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे आने वाले वक्त में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जिससे कि आप अगेन एक सक्सेसफुल पर्सन बने। तो इंटरपर्सनल स्किल सिर्फ आपके वर्क प्लेस नहीं बल्कि आपकी फैमिली में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स ऑब्वियसली, जो कि हम खुद चूज करते हैं या वो हमें चूज कर लेते हैं कई बार, या म्यूचुअली हो जाता है। तो हमारे फ्रेंड्स के साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ को शेप देने में आपके फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन फ्रेंड्स में भी इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड देन रोमांटिक रिलेशनशिप विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट होता है, इसको मैंने क्यों लिखा है, इसको मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि इंसान को बहुत बुरी तरह से तोड़ भी सकता है और बहुत अच्छे से जोड़ भी सकता है। इसीलिए अगेन ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे मुद्दों के अंदर, ऐसे मामलों में इंटरपर्सनल स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो फैमिली में तो इंटरपर्सनल स्किल आपका अच्छा नहीं भी है अगर, तो पेरेंट्स आपको बहुत डांटेंगे, बहुत पीटेंगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, लेकिन फिर भी वो आपके लिए वैल्यू करेंगे, आपके लिए केयर करेंगे, राइट? कि भाई ठीक है जैसा भी है पर है तो अपना ही, अब गलती भी है अगर तो अपनी गलती है, क्या कर सकते हैं। तो वो आपको हमेशा आपका भला ही चाहेंगे एंड में। तो आपका इंटरपर्सनल स्किल वहां पे थोड़ा बहुत खराब भी हुआ तो भी आप नुकसान में नहीं रहोगे। लेकिन ये एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो जनरली आप चूज करते हो। हाँ, अगर आपका अरेंज्ड मैरिज है तो अगेन फिर वो फैमिली की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स लिखा है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने खुद चूज किया अपना पार्टनर। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप सही डिसीजन लें और एक सही डिसीजन लेके उसको सही तरीके से निभाएं, सो दैट योर रोमांटिक लाइफ इज ऑल सॉर्टेड। और अगेन ये चीज सॉर्टेड रहेगी तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। आप बहुत इजीली इमेजिन कर सकते हो कि कोई इंडिविजुअल कोई नौकरी करता है, कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है, लेकिन उसकी लव लाइफ, उसकी रोमांटिक लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, तो वो कभी भी वो इतना बुरा तरीके से टूट जाएगा कि वो डिप्रेशन तक में जा सकता है। तो ये ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स के एलिमेंट्स को समझें और उसको अपनी लाइफ के हर वॉक्स में अप्लाई करें। और अगर कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है तो फिगर आउट करें कि इसमें कहाँ गलती हो रही है। मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है? अगर सामने वाला गलत है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ उस चीज़ को, राइट? तो आपकी लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स में इंटरपर्सनल स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सारे एस्पेक्ट्स अगर आपके सॉर्टेड होते हैं लाइफ में तो आपकी जनरली लाइफ अच्छी ही होती है, राइट? तो अब अपन देखेंगे कि इंटरपर्सनल स्किल्स में कौन कौन से ऐसी स्टेप्स हैं जो कि हमारे लिए लेना ज़रूरी है। मतलब मैंने ये तो सब बता दिया आपको कि इतने सारे एस्पेक्ट्स में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ वो इनमें स्पेसिफिक नहीं है कि इसके लिए अलग स्टेप है या इसके लिए अलग स्टेप है। स्टेप्स सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई सा भी अरीना हो रिलेशनशिप का, चाहे वो वर्क प्लेस का रिलेशंस हो या फिर वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो। स्टेप्स कॉमन है, स्टेप्स कॉमन है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी कॉमन होती है। तो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेना है ताकि इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर हो, आपके संबंध लोगों के साथ अच्छे हो, लोग आपके साथ एडजस्ट करें, आप भी लोगों के साथ एडजस्ट कर पाओ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मैं आपको दिखाता हूं कि करना क्या है आपको। अब यहां पे लिखा हुआ है कंफर्टेबिलिटी। पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं कंफर्टेबिलिटी, और फोटोग्राफ में मैंने डाल रखा है एक बाघ, जो कि इवन नर बाघ है, एक मेल टाइगर है ये। और पीछे आप देख सकते हो कि एक सफारी जीप है और इस सफारी जीप के अंदर कुछ टूरिस्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कोई फॉरेन टूरिस्ट भी है, कोई इधर इंडियन भी है। एक फॉरेन टूरिस्ट यहाँ से फोटोग्राफ ले रहा है टाइगर का, और यहाँ से पता नहीं कौन फोटोग्राफ ले रहा है, बट नहीं, यहाँ से भी कोई टूरिस्ट ही फोटोग्राफ ले रहा है। जनरली क्या होता है कि इस तरह की सफारी व्हीकल के अंदर लोग है ना, सफारी व्हीकल से थोड़ा नीचे अपने कैमरे को लटका देते हैं
और ग्राउंड लेवल से टाइगर का फोटो लेने की कोशिश करते, तो वैसे ही लिया गया। खैर ये अलग बात है। अब कंफर्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी होती है और कंफर्टेबिलिटी क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैंने ये फोटोग्राफ यहाँ पे लगाया हुआ है। अब देखो, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा मैं खुद भी वाइल्ड लाइफ में काम कर चुका हूँ, तो और मैंने भी ऑन फुट आमने सामने से टाइगर को साइट किया है, और कई बार स्टूडेंट्स को या दोस्तों को ये मैं बात बताता भी रहता हूँ, कुछ बात निकलती है तो। पैरेलली सफारीज होती है बहुत सारी इंडिया के अलग अलग नेशनल पार्क्स के अंदर, जहाँ पे इस तरह की ओपन जीप्स के अंदर घने जंगलों में जाके टाइगर को साइट किया जाता है। तो अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि ये हमला क्यों नहीं करता, या मुझसे पूछते हैं जब मैं बताता हूँ कि भाई तुम तो बिल्कुल पैदल चल के गए थे वहाँ पे, और तुमको बहुत क्लोज से अगर टाइगर दिखा तो तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। तो इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है कंफर्टेबिलिटी। इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है कंफर्टेबिलिटी। क्योंकि वो कंफर्टेबल था, क्योंकि हमने उसको कंफर्टेबल रखा। जीप के अंदर बैठ के किसी बाघ को जब आप देखते हो, तो जीप के अंदर बैठे हुए ड्राइवर को और गाइड को ये पता होता है कि इसके कितने क्लोज जाना है। अगर ये मूव कर रहा है, अगर ये खड़ा हुआ है, तो इसके कितने क्लोज जाना है, कितनी दूरी बना के रखना है, कहाँ पे ब्रेक लगा देना है, कहाँ पे इसको रास्ता दे देना है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ वाइल्ड एनिमल एंड अ फेरोशियस वाइल्ड एनिमल। और कोई बड़ी बात थोड़ी उसके लिए कि वो जीप के अंदर जंप कर जाए, बट व्हाट दे डू कि सबसे पहले तो वो उसको कंफर्टेबल कर देते। और ये कंफर्टेबल कैसे होते, ये नेचुरली कंफर्टेबल होते जीप से। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब आप समझ लीजिए कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का फेज था, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास या उसके थोड़े पहले का फेज, जब जीप्स बननी शुरू हुई थी, ओपन जीप्स बननी शुरू हुई थी। तब बहुत सारे शिकारी जो भारत के अंदर रहते थे, जिसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा भी होते थे, अंग्रेज भी होते थे, ये लोग जीप से जाते थे जंगल में शिकार पे। उन लोगों के पास में गन्स रहती थी, वो तो शिकार करने के लिए जाते थे, फोटो खींचने के लिए नहीं जाते थे, उनके पास गन्स रहती थी। एंड दे रियलाइज्ड वन थिंग, उन्होंने एक चीज़ रियलाइज करी कि जीप में जब वो जाते हैं एंड इफ दे साइट अ टाइगर, टाइगर इज़ वेरी कंफर्टेबल अराउंड देम। क्योंकि जीप से वो टाइगर को बहुत दूर से ही साइट कर लेते थे और वहीं पे रुक जाते थे। अगर उन्हें शूट करना होता था तो वहीं से निशाना लेते थे, या फिर शूट नहीं करना होता था, उसे सिर्फ देखना होता था या उसका फोटोग्राफ लेना होता था, तो भी वो वहीं पे रुक जाते थे। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि जीप का मूवमेंट होता है तो टाइगर उसको कोई एनिमल नहीं समझता, अपना शिकार नहीं समझता, उसको एक ऐसी ऑब्जेक्ट समझता है जो पता नहीं नेचुरल है, जंगल का हिस्सा है, बट अल्टीमेटली वो उसको अपना शिकार नहीं समझता। ना ही उसको जीप से कोई डर लगता है, क्योंकि जीप उसको डायरेक्टली कुछ हार्म कर नहीं रही है। अगर गोली चला दी तो मर गया, तो खेल ही खत्म हो गया उसका। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो इज वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल विद द जीप। वो अराउंड उसके घूमता रहेगा, धीरे धीरे जीप उसको पीछे जाती रहेगी। एज लॉन्ग एज वो जीप उसके बहुत क्लोज नहीं जा रही है, वो कंफर्टेबल रहेगा, और वो कंफर्टेबल रहेगा तो वो हमला नहीं करेगा। एंड द सेम गोज फॉर फुट ऑल्सो, ऑन फुट ऑल्सो। ऑन फुट भी अगर आप जाते हो एक्सपीरियंस्ड गाइड्स के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में, तो दे नो। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं भारत में जहां पे ऑन फुट सफारी होती है, तो वो आप एक्सपर्ट्स के साथ जाते हो, एक्सपर्ट दे नो एग्जैक्टली कि क्या करना है जब ये एनिमल सामने आ जाए, तो कितना दूर रहना है इससे, किस तरह का हाव भाव रखना है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रखनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये चीज़ थी कि सब लोग, सारे एक्सपर्ट्स एक चीज़ बोलते थे कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, बट दे विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर एनर्जी। They may also not understand your body language, but they will understand the language of your energy. So, अगर आपकी एनर्जी रिलैक्स्ड है, सपोज मैं जा रहा हूँ जंगल में और सडनली आई सी ए टाइगर और मेरी एनर्जी बहुत रिलैक्स्ड है, देर आर चांसेस, देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो भी रिलैक्स्ड रहेगा और अपने रास्ते चला जाएगा। हालांकि अदरवाइज के भी चांसेस हैं, लेकिन मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ आपका। डील तो हमको इंसानों से करना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप
कंफर्टेबिलिटी के दम पर एक खतरनाक वाइल्ड एनिमल को भी कंफर्टेबल कर सकते हो, तो एक इंसान को क्यों नहीं कर सकते हो? इसीलिए मैंने इसका फोटोग्राफ डाला और आपको समझा रहा हूं कि एक इंडिविजुअल की एनर्जी दूसरे इंडिविजुअल को कितना प्रभावित कर सकती है। भले ही वो दूसरा इंडिविजुअल कोई इंसान ना हो, क्रीचर हो, टाइगर ही क्यों ना हो, फेरोशियस एनिमल टाइगर हो, पर आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी उसको कंफर्टेबल रखेगी। अगर वो कंफर्टेबल रहेगा, उसको आपसे कोई थ्रेट नहीं होगा, एट द सेम टाइम आप डरा हुआ भी महसूस नहीं करोगे। आपको देख के ना उसे थ्रेट होना चाहिए और ना आपको देख के उसे अपॉर्चुनिटी लगनी चाहिए कि खाना आ गया। उसे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे को मार डालेगा। अगर आपने ये पोर्ट्रे कर दिया अपनी एनर्जी के थ्रू कि आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, देयर आर चांसेस, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इट विल गो अवे ऑन इट्स ओन। वो खुद चला जाएगा कहीं जहां पे भी वो जा रहा है। और 100 में से 90 बार यही होता है जंगल में। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हो जहां पे एनिमल्स होते हैं तो आप पूछो वहां के ट्राइबल्स से, बहुत फ्रीक्वेंटली उनको ये एनिमल्स दिखते रहते हैं। एंड दे नो कि अगर दिन के समय ये एनिमल्स हमको, रात को तो देखो कोई जाता नहीं जंगल में, लेकिन दिन के समय अगर ये एनिमल्स हमको दिखते हैं, व्हेन वी कैन सी देम एक्चुअली, तो जस्ट बी रिलैक्स्ड, मोस्टली दे विल गो अवे ऑन देयर ओन। सिमिलरली जैसे डियर जैसे एनिमल होते हैं, ये बहुत डरते हैं, अगर हम आ जाते तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि जनरली हमने इनका इतना शिकार किया है कि ये डरते हैं, इनकी टेंडेंसी डरने की होती, टिमिड होते हैं बाय हार्ट ये। लेकिन अगेन मैंने ये चीज़ देखी है कि जब कोई फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जंगल के बीच में रह के आराम से बैठा हुआ रहता है, उसकी एनर्जी बहुत रिलैक्स्ड होती है, तो धीरे धीरे डियर जैसे एनिमल भी उसके आसपास कंफर्टेबल हो जाते हैं और डियर जैसे एनिमल भी कंफर्टेबल हो के उसके आसपास घूमने लगते हैं, चरने लगते हैं, उन्हें डर नहीं रहता। और एक बार तो मेरा खुद का ऐसा एग्जाम्पल है, बहुत पहले की बात है, मैं एक जंगल में था साउथ इंडिया में, और वहाँ पे एक उस दिन क्या होता, हमारी कोई भी टीम जाती थी सर्वे के लिए, तो हमारे पास एक थार जीप हुआ करती थी। तो एक इंडिविजुअल जीप के अंदर ही बैठता था और 2 इंडिविजुअल सर्वे के लिए जाते थे। तो ऐसा बारी बारी से होता रहता था। तो उस दिन बारी थी मेरी कि मुझे जीप के अंदर बैठे रहना था और उसका ध्यान रखना था, उसकी केयर करनी थी, उसकी रखवाली करनी थी, और मेरे बाकी 2 साथी जंगल में सर्वे के लिए गए। तो अब मैं जब बैठा हुआ था वहाँ पे, तो अब क्योंकि जंगल के बीचों बीच ही बैठा हुआ था, तो ध्यान तो मेरा लगातार था इधर उधर कि कौन सा एनिमल मूव कर रहा नहीं कर रहा। काफ़ी घना जंगल था वो। साउथ इंडिया में आप नक्शे में देख लेना, उसको BR हिल्स बोलते हैं, उसको बिल्लीगिरी रंगास्वामी हिल्स बोलते हैं। काफ़ी घने और पहाड़ी जंगल है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का बिल्कुल जंक्शन है। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था और बैठे बैठे मेरे एकदम पेरीफेरल विजन से, ऐसे पेरीफेरल विजन से मेरे को लगा कुछ मूवमेंट हो रहा है। मैंने जैसे ही देखा तो मैंने देखा एक मंजैक एक तरह का एक छोटा हिरण होता है, बार्किंग डियर बोलते हैं उसको। वो है ना, जैसे मेरी जीप रखी हुई थी सड़क के ऊपर, तो वो जीप के पीछे से आया, बहुत पीछे भी नहीं था, लेकिन आप समझ लीजिए 30-40 फुट की दूरी पे था जीप से पीछे, और थोड़ा सा जीप से पीछे आके उसने मेरे को देखा, मुझे देखा। अब मुझे वो रियर मिरर में दिखा। अब वो जैसे ही मुझे मिरर में दिखा, मैंने टर्न अराउंड, मतलब एकदम पलट के उसको देखा। तो जो मैं पलटा, मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला उसको ठीक से देखने के लिए, तो वो भाग गया वापस अंदर। अरे यार, मैंने कहा कि थोड़ी देर और रुकता तो मेरे पास कैमरा था, मैं उसका फोटोग्राफ ले लेता, पर मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, गया। फिर अगेन मैंने देखा मिरर में कि वो वापस निकल के आया, और वापस निकल के आया और फिर मुझे देख रहा है। तो इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, इस बार मैंने क्या किया, सिर्फ खिड़की में से थोड़ा सा बाहर निकल के पीछे देखने की कोशिश करी। अगेन वो भाग गया। अब मैं समझ गया कि ये इंटरेस्टेड तो है, मतलब इंटरेस्टेड मतलब क्यूरियस है, क्यूरियस तो है, पर ये डर भी रहा है मुझसे। तो मैंने क्या किया, उसके आने से पहले मैं पीछे की तरफ मुड़ गया ताकि मुझे उसका व्यू दिखता रहे, उसका साइट मिलता रहे। अब वो आया 3rd टाइम, मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया, मैं जैसा था रिलैक्स्ड बैठा रहा वैसा का वैसा। वो आया, आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते रोड के बीच में आ गया, मैंने कोई मूवमेंट नहीं किया, मैं वैसा का वैसा बैठा रहा। उसने रोड क्रॉस करी, रोड क्रॉस करते करते थोड़ा सा आगे आया,
कुछ उसको आगे ग्रेजिंग करनी थी, वो ग्रेजिंग पत्तियों वगैरह की ग्रेजिंग करने लग गया एंड आई वॉज सिटिंग वेरी रिलैक्स्ड। धीरे धीरे ग्रेजिंग करते करते वो काफ़ी क्लोज आ गया मेरे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया। मैंने 2-3 फोटोग्राफ्स भी लिए उसके, एक छोटा सा कैमरा हुआ करता था मेरे पास में निकॉन कूल पिक्स का। बट आई रियलाइज दिस थिंग कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये वाइल्ड एनिमल्स एक्सट्रीमली फियरफुल होते हैं इंसान के, बट इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। अगर मैं हड़बड़ी कर रहा हूँ या उसका फोटोग्राफ लेने के लिए भी दरवाज़ा खोल रहा हूँ, गाड़ी का कांच नीचे कर रहा हूँ, तो मेरी हड़बड़ी जो है, वो जो एनर्जी ट्रांसमिट हुई, वो एनर्जी की वजह से वो डर जाता है। लेकिन अगर मैं शांत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ, तो वो भी रिलैक्स्ड है, वो भी शांत है। बाद में मैंने फोटोग्राफ्स भी लिए, फोटोग्राफ्स खींचने की प्रोसेस में मैंने थोड़ा बहुत मूवमेंट भी किया, कैमरा को ऊपर किया, क्लिक करने का जो साउंड आता है वो भी आया उसमें, बट इट वॉज रिलैक्स्ड। वो रिलैक्स था क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज मैंने बहुत रिलैक्स कर ली थी। तो अगर हम इंसानों को अपनी एनर्जी से कंफर्टेबल कर सकते हैं, तो वही एनर्जी यूज करके हम इंडिविजुअल्स को भी कंफर्टेबल कर सकते हैं। इंटरपर्सनल स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला एस्पेक्ट ही यह है कि आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवाओ। अगर आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हो, कंफर्टेबल फील करवाओ उसको। जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तब तक वो आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा। कौन होगा कनेक्ट? मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कौन कनेक्ट होगा? आज आप मेरा वीडियो देख ही रहे हो ऑब्वियसली, अगर ये बात सुन रहे हो तो। किसी अच्छे से कमरे के अंदर बैठ के आराम से, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, आप वीडियो को देख रहे हो, या किसी पेड़ के नीचे बैठ के देख रहे हो वीडियो को, कंफर्टेबल हो तो वीडियो देख रहे हो। अगर कहीं रोड पे जा रहे होते गर्मी में एक जगह से दूसरी जगह, और रास्ते में मैं आपको देता ये मेरा वीडियो देखो, तो आप बोलते कि सर अभी हम कंफर्टेबल नहीं है, अभी उस सिचुएशन में नहीं कि आपका वीडियो देखें, बाद में देखेंगे। तो आप मेरी बात से कन्विंस नहीं होते कि मेरा वीडियो देखो, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे आप एक टीम को लीड कर रहे हो, चाहे आप एक टीम का मेंबर हो, चाहे फैमिली की बात हो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो, या फ्रेंड्स की बात हो, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि वो अनकंफर्टेबल फील होते हैं। दूसरों से अच्छे बॉन्ड बनाने के लिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे वो अनकंफर्टेबल फील होते हैं। जब कोई इंडिविजुअल आपके साथ कंफर्टेबल फील होगा, तो उसके साथ आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। भाई मैं ऐसे इंडिविजुअल के साथ क्यों रहना चाहूंगा जिसके साथ रह के मुझे सहज नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता? क्यों रहूंगा मैं उसके साथ? या अगर किसी को मैं कंफर्टेबल फील नहीं करवाता हूं, तो वो मेरे साथ क्यों रहेगा? और रहेगा ही नहीं मेरे साथ, या रहेगी ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे डेवलप होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स तो बाद में आएगी, जब इंडिविजुअल आपके साथ रहेगा। दूर से ही लोग नमस्ते करके आपको चले जाएंगे कि थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, तो फिर इंटरपर्सनल स्किल कहां से आएगी? आप तो अकेले ही रह जाओगे। कहां से आएगी इंटरपर्सनल स्किल? तो पहला कदम है इंटरपर्सनल स्किल का, मेक समवन कंफर्टेबल। और जब हम बाघ को कंफर्टेबल कर सकते हैं, या मैं मंजैक को कंफर्टेबल कर सकता हूं, तो आप भी किसी को भी कंफर्टेबल कर सकते हो। सिर्फ आपको एक पॉजिटिव एनर्जी शो करनी, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उसको डर लगता हो, जिससे उसको अटपटा लगता हो, जिससे उसको बुरा लगता हो, जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हो, जिससे उसकी सामाजिक भावनाएं आहत हो सकती हो, जिससे उसका ईगो हर्ट हो सकता हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे उसको बुरा लगे। तो फिर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होने की, या उसको प्रैक्टिस में आने की, या उसको एक्ट में आने की संभावना मिलेगी। ये पहला पॉइंट था। समझ गए होंगे आप पहला पॉइंट। पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और फोटोग्राफ्स भी मैंने डाले होंगे डेफिनेटली। अब देखो, अब वो जो पहला एग्जाम्पल था उसमें तो फिर भी जीप थी, यहां पे भी जीप है, लेकिन अगेन यू कैन सी एक लायन है जिसको देख के आप तो यहां पे हो नहीं, इस सीन को देख के आपको डर लग रहा होगा कि बाप रे, यही निकला होगा मुंह से कि बाप रे ये क्या है। एक जीप के आगे चेयर लगी हुई है, उसके ऊपर एक गाइड बैठा हुआ है, और ये लायन कितनी दूर है उससे? मतलब ठीक है, कैमरा से अपन देख रहे तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना डिस्टेंस है, बट फिर भी जस्ट 1 हैंड अवे फ्रॉम द लायन। बब्बर शेर अपना एक पंजा आगे कर दे तो इसका जूता निकाल लेगा,
या पैंट फाड़ देगा या इसी को गिरा देगा। बट अगेन यू सी द एनर्जी, आराम से बैठा हुआ है लड़का या आदमी जो भी, और ये भी काफी रिलैक्स्ड लग रहा है। और ये रिलैक्स्ड रहेगा जब अगर ये हड़बड़ी यहां पे कर देता, अगर ये हड़बड़ी कर देता शेर को देख के कि ओ बाप रे, हे भगवान ये क्या हो गया, और उछल के घबरा के इसके ऊपर चढ़ जाता, तो शेर की जो इंस्टिंक्ट है कि कोई मुझसे डर रहा है मतलब वो मेरा शिकार है, उसके ऊपर लपक जाता शेर और बोनट से उठा के ले जाता इसको। या फिर ये ऐसा कर रहा होता कि लायन पास में आ गया तो हप कर रहा होता, भाग यहां से कर रहा होता, चला जाए यहां से, तो भी लायन इसके ऊपर खतरा समझ के इसको हमला कर देता। लेकिन अगेन यू सी एनर्जी, एनर्जी का जादू क्या होता है। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो एक एग्जाम्पल और है, मैंने तीनों एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ से लिए क्योंकि अगर आपने जानवरों के साथ में ये चीज कर ली कंफर्टेबल करने की, तो फिर इंसान ज्यादा आसान होते हैं। ये जो वीडियो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है ये, लेकिन मैंने शेयर किया। पहले 2 वीडियो मैंने शेयर किए जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आपके अराउंड बहुत फ्रीली कंफर्टेबली थे। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स फ्री कंफर्टेबल नहीं थे। क्या हुआ था, ये चाइना का वीडियो है, 2016 का एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था, जिस इवेंट में चाइना के किसी पार्क में, बीजिंग के पास में कोई पार्क था चाइना के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स और लायंस को उन्होंने छोड़ रखा है और लोग टिकट्स लेके उन एरियाज के अंदर घूम सकते अपनी पर्सनल व्हीकल से। तो 2016 के अंदर ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था कि कार जा रही थी, आप में से कई लोगों ने ये वीडियो देखा भी होगा। अब ये कार जा रही थी, उस कार के अंदर एक पुरुष, उसकी पत्नी और शायद प्रोबेबली उनकी मदर इन लॉ और एक बच्चा बैठा हुआ था। चलती कार में अब हस्बैंड और वाइफ का कुछ झगड़ा हो गया होगा, किसी बात पे कहासुनी हो गई होगी। तो इस लेडी ने क्या किया, कार रुकवाई, कार रुकवा के इधर से उतरी थी, पहले इधर से उतर के पीछे की तरफ गई, पीछे की तरफ जाके गेट खोल दिया। अब इनको ये बात पता थी, दे न्यू दिस थिंग कि आसपास जो है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं एंड दे आर वेरी क्लोज बाय। बट उस समय इसके दिमाग में वो लड़ाई झगड़ा इतना हावी था कि इसने वहां पे कार रुकवाई, गेट खोला, गेट खोल के पीछे की तरफ गई, पीछे की तरफ जाके बहुत देर तक गेट खोले रखा उसने। वो पता नहीं क्यों गेट खोले रखा, अगर वीडियो आप देखोगे तो आप जान जाओगे, गेट खोले रखा बहुत देर तक। और क्योंकि वो लड़के आई थी, वो लड़ाई करके आई थी, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ वो बोल रही थी वहां पे और उसकी एनर्जी में बहुत नेगेटिविटी थी। इमीडिएटली एक टाइगर पीछे से आया, टाइगर ने उसको ग्रैब किया और ग्रैब करके उसको ले गया। जैसे ये घटना हुई, कार के अंदर से उसका हस्बैंड और उसकी मदर दोनों निकले और दोनों ने निकल के उस टाइगर की गिरफ्त से उसको छुड़ाने के लिए दौड़ लगा दी। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा करेगा अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए। तो टाइगर ने उस लेडी को, जिसको पकड़ा हुआ था, ये जो लड़की थी, इसको जो पकड़ा हुआ था, इसको छोड़ दिया और वो जो मदर आई थी उसकी मदर को पकड़ लिया। दोनों बुरी तरह से घायल हुई, लेकिन जो मदर थी ऑब्वियसली वो एल्डरली थी, तो उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनकी डेथ हो गई। ये बच गई, ये बच गई। लेकिन ये क्यों हुआ भाई? एक जंगल के अंदर रहने वाला बाघ पैदल चल के जाने वाले आदमी को जाने दे रहा है, और यहां पे जो बाघ ऑलरेडी टेम्ड है, ये टेम्ड बाघ एक इंडिविजुअल के ऊपर हमला कर रहा है। उसकी कई वजह है, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज एनर्जी। वो पीठ दिखा के खड़ी हुई थी, वो नेगेटिव एनर्जी में थी, वो बहुत क्लोज थी एनिमल के। ये इंपॉर्टेंट वजह है। एनिमल जो था उसके कंफर्ट जोन से पास में आ गई वो। अब ये एनिमल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इनके कंफर्ट जोन को बाईपास कर लेते हो, ट्रेसपास कर लेते हो, सॉरी बाईपास नहीं ट्रेसपास कर लेते हो, तो फिर ये सेल्फ डिफेंस में भी अटैक कर देते हैं। उसके अलावा भी कई रीजंस थे उसके हमला करने के, लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूं कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, एनर्जी आपकी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती। यहां से आप बच के निकल सकते हो, यहां से आप बच के निकल सकते हो विद द पॉजिटिव एनर्जी, द राइट एनर्जी। और ऐसी सिचुएशन में भी आप मर सकते हो विद द रॉन्ग एनर्जी। सो दिस इज हाउ कंफर्टेबिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट। और बाकी मैंने आपको बता दिया
कि इंडिविजुअल्स के एस्पेक्ट में वो कैसे वर्क करती कंफर्टेबिलिटी। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर एस्पेक्ट। अब आपने किसी को कंफर्टेबल कर दिया है, आप उसकी ईगो को हर्ट नहीं कर रहे हो, उसकी धार्मिक भावनाओं को हर्ट नहीं कर रहे हो, और उसकी किसी और चीज़ में उसको नीचा नहीं दिखा रहे हो, उसकी मजाक नहीं उड़ा रहे हो, या ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हो जिससे उसको अजीब या अटपटा लगता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, द पर्सन इज वेरी कंफर्टेबल विथ यू। अब बॉन्ड बनने के चांसेस हैं, अब इंटरपर्सनल स्किल्स के एक्ट में आने के पूरे चांसेस हैं। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं अपन और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बी अ गुड लिसनर। नाउ इफ यू वांट टू डेवलप अ वेरी गुड बॉन्ड विथ एनी इंडिविजुअल, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। जनरली वी आर नॉट। हम लोगों को सुनते नहीं है, हम लोगों को सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम लोगों की बात उनको समझने के लिए नहीं सुनते, हम लोगों की बात इसलिए सुन रहे होते हैं ताकि उनको कोई रिस्पॉन्स दे सके और उनको कोई जवाब दे सके। और यहां पे हमको सबको वर्क करने की जरूरत है, चाहे वो आप हो या मैं हूं। इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बस इंप्रूव हो सकता है। तो जिस भी लेवल पे हम हैं, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। वो सारे इंडिविजुअल्स जिनसे आप सहमत नहीं हो, जो आपको सही नहीं लगते या जिनकी बातें आपको सही नहीं लगती, उनको सुनो, उनको समझने की कोशिश करो। कई बार इंडिविजुअल्स जो बोल रहे होते हैं, उनके वर्ड्स के पीछे का मतलब कुछ और होता है और हम शब्दों के ऊपर चले जाते हैं। उनके कहने का मतलब कुछ और होता है, उसको कहने के पीछे की भावना कुछ और होती है, और हम किस पे चले जाते हैं? हम वर्ड्स पे चले जाते हैं। संबंध खराब हो जाते हैं क्योंकि हम किस पे चले गए? वर्ड्स पे चले गए, राइट? कभी कोई दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गाली दे दी। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं किसी को गाली देना, लेकिन वो गाली के पीछे की भावनाएं क्या थी? वो गाली में जो शब्द प्रयोग में आया, भावना वो थोड़ी थी। वो तो फ्रस्ट्रेशन में कहा गया शब्द था, भावना तो कुछ और थी। या पेरेंट्स कई बार आपको डांट सकते हैं और कभी गुस्से में कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंसल्टिंग हो सकती है। तो वो जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स वो मीन नहीं करते, दे डोंट मीन इट। उसके पीछे की भावना क्या है, वो क्यों डांट रहे हैं आपको, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, वहां पे सुधार करने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही ही डांट रहे हैं आपको, हो सकता है वो भी गलत हो, लेकिन इस बात को समझे हम कि वो क्या सोच के आपको डांट रहे हैं। और अगर वो गलत सोच रहे हैं तो अब हमारा काम है इंटरपर्सनल स्किल्स में कि हम उनको समझाएं, या तो अपने वर्ड से समझाएं या अपने एक्शन से समझाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पेरेंट्स को वर्ड से नहीं समझा सकते हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आप अपनी एक्शन से उनको समझा सकते हो कि ठीक है, आपके पेरेंट्स ने बोला कि तुमसे एनडीए वेंडीए नहीं हो पाएगा, और ये एनडीए क्या कर रहे हो तुम तो आईआईटी की एग्जाम दो, नीट की एग्जाम दो, या और कोई एग्जाम दो, वी डोंट वांट यू टू डू एनडीए। अब आप उनको नहीं समझा पा रहे हो, बट आपको करना वही है। आपने वो किया कि मैं तो यही करूंगा, उन्होंने आपको बहुत बुरा भला कहा, आपने वही किया, बट यू गॉट सिलेक्टेड। आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ, आप एसएसबी में रेकमेंड हुए, आप मेडिकली फिट हुए, एंड देन फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे उन लोगों ने आपको बुलाया, आपका आदर सत्कार किया, और फिर ग्रेजुअली आपके पेरेंट्स को समझ में आएगा कि नहीं यार, हमारे बच्चे ने जो किया है वो कुछ अलग ही चीज़ की है, कुछ ग्रेट किया है उन्होंने, जो आईआईटी नीट वाले नहीं कर सकते, उनके अंदर वो बात नहीं होती। मतलब प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन मैं थोड़ा मिलिट्री सर्विस को बाकी सारी सर्विसेज से ऊपर ही मानता हूँ, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या इंजीनियरिंग की काम हो, या मेडिकल भी एक बहुत नोबल प्रोफेशन होता है। मतलब इंजीनियरिंग को मैं इतना नोबल प्रोफेशन नहीं मानता हूँ, लेकिन मेडिकल एक बहुत नोबल प्रोफेशन होता है, क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं और अपनी लिमिट से आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस वो लोगों के लिए अपनी जान देते हैं, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, वो सबसे नोबल प्रोफेशन होता है। तो इसीलिए बाकी छोटे नहीं होते हैं, लेकिन ये सबसे ऊंचा होता है। तो वो रियलाइज़ होगा आपके पेरेंट्स को कि नहीं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो अनपैरेलल्ड है, कुछ ऐसा काम किया है जो अनपैरेलल्ड है। तो अपने एक्शन से भी आप उनको बहुत कुछ बता सकते हो, बहुत कुछ समझा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको सिलेक्शन तक का वेट करना पड़े। आप दूसरी पढ़ाई करते थे, मन नहीं लगता था, अच्छे से कर नहीं पाते थे, लेकिन आप एनडीए या सीडीएस की पढ़ाई कर रहे हो और खूब मन लगा के कर रहे हो, घंटों घंटों पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स देखेंगे कि यार इसमें बहुत चेंज आया जब से ये एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके कर रही है, इतना तो हमने कभी इसको इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा। तो दे विल
गिव यू द स्पेस, वो दे देंगे आपको स्पेस कि नहीं लेट देम डू, शायद ये कुछ बहुत ग्रेट अचीव कर ले आने वाले टाइम में। या फिर वर्ड से समझाओ उनको कि आप क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। तो कभी भी किसी के जो शब्द होते हैं वो शब्दों पे मत जाओ, उसके पीछे की भावना को समझो, और वो तब आप कर सकते हो जब आप अच्छे लिसनर हो। तो बी ए वेरी गुड लिसनर इन योर लाइफ। मैं इसको रीड करके आपको बताता हूँ। अंडरस्टैंड इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स, नोटिसिंग। अच्छा, इमोशंस कैसे आप रीड करोगे वर्ड्स के पीछे की, तो उसका एक तरीका होता है फेशियल एक्सप्रेशंस। ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। जब आदमी इमोशनली किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता है तो उसके फेस एक्सप्रेशंस, वो कहते हैं ना आंखों से सच पता चल जाता है, आंखों से नहीं, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इससे सच पता चल जाता है, राइट? इससे सच पता। आप यूट्यूब देखते हो, राइट? बहुत सारे लोगों को देखते हो आप यूट्यूब में। आप क्यों कुछ लोगों को पिक कर लेते हो कि यार ये फर्जी आदमी है, और क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप फॉलो करने लगते हो कि नहीं यार ये पर्सन जो है इसको नॉलेज है, या ये जो पर्सन है ये सही बोल रहा है। ऐसा क्यों होता है? बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशंस। आपको थोड़ी पता होता है कि यार इसको नॉलेज है या नहीं है, तो आपको क्या पता होता है कि मैं इससे इंस्पायर्ड नहीं हूं, मैं इससे प्रभावित नहीं हूं, मैं इससे प्रभावित हूं। तो ये भावना कैसे ट्रांसमिट होती है? फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से। तो वैसे ही इफ यू वांट टू बिकम अ गुड लिसनर, आप सिर्फ एक काम करो, आप किसी के जब कोई आपसे बात करता हो तो जो वो बात कर रहा हो तो सुनोगे ही आप, आपके कान में आवाज तो आएगी ही सही, और एट द सेम टाइम आप उसकी आंखों से उसकी एक्सप्रेशंस को देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो कि किसी बात को कहते हुए कितना पैशनेटली कह रहा है, कितने जज्बे के साथ वो बात बोल रहा है, किस भावना के साथ वो बात बोल रहा है। अगर वो ये कह रहा है कि वो आपसे दुखी है, तो ये उसकी आवाज के लहजे से लग जाएगा आपको कि वो दुखी है, उसके बुझे हुए चेहरे से दिख जाएगा आपको कि वो दुखी है। या कोई आपसे बहुत ज्यादा खुश है तो अगेन उसकी एनर्जी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे सच में बहुत खुश है, मिलके खुश है या बात करके खुश है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेशियल एक्सप्रेशंस को देखो, समझो, और ग्रेजुअली आपको समझ में आने लग जाएगा। आप इनके ऊपर ध्यान देना सीखो, इन चीजों के ऊपर। फील द एनर्जी ऑफ द अदर पर्सन। अगेन वही बात है, सामने वाले की एनर्जी को अच्छे से समझो, और उसका एक बहुत बढ़िया तरीका, आप एकदम न्यूट्रल रहो। आप अगर न्यूट्रल रहोगे तो किसी की एनर्जी को आप फील कर पाओगे, वरना आप भी अपने अंदर एक एनर्जी रखोगे, हाई एनर्जी आप रखोगे, चाहे वो कोई सी भी इमोशन की एनर्जी हो, लेकिन आपके अंदर भी एक हाई एनर्जी होगी, तो आप कभी भी उसको नहीं समझ पाओगे। आप अगर मुझसे कुछ बोल रहे हो और उतनी ताकत से मैं भी आपसे कुछ बोल रहा हूं, तो क्या मैं आपकी बातें सुन भी पाऊंगा ठीक से? तो एनर्जी का भी यही रोल होता है कि अगर मेरी एनर्जी भी ट्रांसमिट हो रही है और आप भी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो, तो मैं पूरा रिसीव नहीं कर पाऊंगा आपको, ना आप मुझे कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को एकदम शांत कर लूंगा और पूरा फोकस करूंगा आपकी भावना के ऊपर, किस इंटेंशन के साथ, किस इंटेंसिटी के साथ, किस इमोशन के साथ में, किस तरह के बॉडी लैंग्वेज और किस तरह के फेस एक्सप्रेशन के साथ आप अपनी बात कह रहे हो, ये सारे एस्पेक्ट्स में देखूंगा। और उसके बाद आपकी भावना को मैं समझूंगा, आपके बातों के पीछे की जो मंशा है उसको मैं समझूंगा, और मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। रूट कॉज पे जाएंगे प्रॉब्लम के, और रूट कॉज को सॉल्व करेंगे। सो बी ए वेरी गुड लिसनर। ये आपने सुना होगा कई बार कि यू हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर, बट लिसनर का मतलब ये नहीं होता कि जब तक वो बोल रहा है तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस उसको सुनूंगा, नहीं। वो डिबेट हो जाता है फिर। वो जैसे न्यूज़ चैनल पे आप डिबेट देखते होंगे तो उसमें लोग आपस में लड़ते हैं, तो फिर एंकर आके बोलता है नहीं 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 नहीं, जब तक ये बोल रहे हैं तब तक आप नहीं बोल सकते, आप इनको सुनो। तो दे आर जस्ट लिसनिंग, दे आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर, दे आर जस्ट हियरिंग ईच अदर। वो लोग अपनी अपनी मंशा बना के आए हैं, वो लोग अपना एजेंडा सेट करके आए हैं, और उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं कि ये बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उन्हें सिर्फ उनका पॉइंट रखना है, उनको सिर्फ उनका पॉइंट रखना है, उनको सबके सामने सिर्फ अपना पॉइंट सही साबित करना है। तो वो जो होता है दैट इज नॉट अ गुड लिसनिंग, कि सिर्फ वो तू जब तक बोल रहा है तब तक मैं सुनूंगा, और जैसे तूने बोलना बंद किया, मेरे पास तो मशीन गन रखी हुई है फुल्ली लोडेड, जो मैं धड़ 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 फायर कर दूंगा तेरे ऊपर।
मुझे कोई मतलब ही नहीं कि तेरा भावना क्या है पीछे कहने की। वो लिसनिंग नहीं, लिसनिंग ऐसी कि एकदम न्यूट्रल होके, काम कंपोज्ड होके उसकी बात को समझने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो। एंड देन अगेन बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर इस सब के ऊपर भी ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या हो सकता है इंटरपर्सनल स्किल को बेहतर करने का? वो है एम्पैथी। एम्पैथी, सिंपैथी, ये दो चीज आपने सुनी होगी, लेकिन मैंने यहां पे सिर्फ एम्पैथी रखा है, सिंपैथी नहीं रखा। सिंपैथी क्या होता है? आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैंने बोला अरे यार, सुन के बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, एंड होपफुली आगे अच्छा होगा, बैकअप, मैं चलता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये सिंपैथी थी कि सुन के बहुत बुरा लगा। लेकिन किसी के दुख में शामिल हो जाना, देखो अगर किसी इंडिविजुअल, वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़क चलते किसी के भी दुख में शामिल हो जाओ, लेकिन अगर आपको किसी ग्रुप के साथ में स्ट्रांग बॉन्ड बनाना, आप लीडर हो, सपोज आप लीडर हो, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल ऐसा है कि ऐसा हुआ है एक्चुअली, तो वहां से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सपोज आप एक लीडर हो, आप एक कमांडिंग ऑफिसर हो अपनी यूनिट के, या कमांडिंग ऑफिसर नहीं हो तो आप कुछ ट्रूप्स को, प्लेटून को या कंपनी को कमांड कर रहे हो, मेजर हो आप इंडियन आर्मी के अंदर, एंड यू कम टू नो कि आपके किसी एक सोल्जर जो कि आपका जवान है, आपके कमांड में आता है, उनके घर से कुछ दुखद समाचार आया कि उनके वृद्ध पिताजी का निधन हो गया है या वृद्ध माताजी का निधन हो गया है। तो एक तरीका क्या होगा कि आप उनको कंसोल करोगे कि देखो जो भी हुआ बुरा हुआ, उनको उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन ये होता ही है सबके साथ में, तो डोंट वरी, और चीयरफुल तो नहीं रह सकते आप, बट ठीक है। एक तो ये तरीका है बोलने का कि जो भी हुआ बहुत दुख हुआ, हमें सुन के बहुत दुख हुआ, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको छुट्टी भी दे देंगे आने वाले टाइम में। एक तो ये तरीका आप बोल सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, देखा तो नहीं है पर मुझे पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कमांडिंग ऑफिसर्स ने जब उनके पलटन में, उनके कंपनी में कोई दुखद समाचार आया किसी के घर से, तो उन्होंने ये कहा है कमांडिंग ऑफिसर ने कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे एक जवान के घर से दुखद समाचार आया है, वो भी भोजन नहीं करेगा आज। आप उसको कितना भी दे दो खाना, वो आज नहीं खाएगा, और उसके दुख में मैं भी शरीक हूँ, मुझे भी उतना ही दुख है, क्योंकि वो भी मेरे परिवार का ही सदस्य है, तो मैं भी उसके साथ, जब तक वो भोजन नहीं करेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। वो अगर आज नहीं करेगा तो मैं आज नहीं करूँगा भोजन, वो कल भी नहीं करेगा तो मैं कल भी भोजन नहीं करूँगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा उसको प्रभावित करने के लिए करो, ये तो आपस की बॉन्डिंग वाली बात होती, लेकिन आप ये सोचो कि उस जवान के ऊपर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि यार मेरा सीओ या मेरा कमांडिंग ऑफिसर जो भी है वो ये कह रहा है कि जब तक तू नॉर्मल नहीं हो जाएगा, तू भोजन नहीं करेगा, मैं भी भोजन नहीं करूँगा। मैं वो पीड़ा तो महसूस नहीं कर सकता जो तू कर रहा है, क्योंकि तेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है, तो वो पीड़ा तो तुझे ही लग रही है, लेकिन मैं तेरे साथ इतनी एम्पैथी शो कर सकता हूं कि मैं भोजन की पीड़ा तेरे साथ में महसूस करूं। जो पीड़ा मुझे महसूस हो ही नहीं सकती वो तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन भोजन नहीं करने की जो पीड़ा जो तू झेल रहा है वो भी मैं झेलूंगा तेरे साथ, जो मैं कर सकता हूं तेरे लिए उतना तो मैं करूंगा। तो वो जो जवान है वो अपने, वैसे भी जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को पिता की तरह मानते हैं, फादर फिगर होता है कमांडिंग ऑफिसर। और इस तरह की एम्पैथी ये फौज के अंदर, प्राइवेट में तो मैंने नहीं देखी कहीं पे, पर इस तरह की एम्पैथी फौज के अंदर ही देखी जा सकती, क्योंकि जिंदगी और मौत में ये लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं ना, तो इनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप होता है। और ये चीज़ होती है, ये सच में होता है। जब आप किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसी सिचुएशन में होते हो जो बहुत ही इनस्टेबल सिचुएशन होती है, ख़राब सिचुएशन होती है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनता है। मेरे साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स जंगल घूमने के लिए जाते थे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बहुत टाइम से मेरे साथ जंगल घूमने के लिए जाते रहे, उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बना। क्यों बॉन्ड बहुत अच्छा बना? क्योंकि जंगल में जब हम घूमने गए तो जंगल में घूमने के समय बहुत सारे अलग अलग तरह के चैलेंजेस आए। कभी रात हो गई, जंगल में रास्ता भटक गए, तो सबने साथ में मिलके सही रास्ता ढूंढा, या कभी ठंड बहुत थी और जैसे तैसे करके रात को लकड़ियाँ इकट्ठी करके इधर उधर से आग जला के हाथ ताप के ठंड भरी रात को निकाला।
या कभी गाड़ी खराब हो गई, पंक्चर हो गई, तो साथ में मिलके उसको सही किया, रिपेयर किया। या तेज बारिश के अंदर फंस गए और वहां से निकल के फिर ड्राई में आना और फिर उससे बचना और उससे बच के फिर अगेन नॉर्मल की तरफ आना। ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस आते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड्स बहुत अच्छे बनते हैं आपके किसी से भी। तो फौज के लोगों के तो वैसे ही बहुत अच्छे बॉन्ड होते हैं, क्योंकि वो तो और खतरनाक चैलेंजिंग सिचुएशंस में रहते हैं। लेकिन आप जहां पे भी हो, जिस भी ग्रुप में हो, जब आप फौज में जाओगे तो नेचुरली आपके ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे कि आपका मन भी नहीं करेगा खाने का, अगर आपके किसी साथी के साथ में कुछ बुरा हुआ हो तो आपका वैसे भी मन नहीं करेगा। रियलिटी मतलब आपको उस समय ये करना नहीं पड़ेगा, ये स्वाभाविक रूप से आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप और किसी ग्रुप में हो तो भी ये एक गुडविल जेस्चर आप शो कर सकते हो किसी के लिए। आपके लिए शायद वो एक दिन का भोजन नहीं करने वाली बात होती है, लेकिन इट मीन्स अ लॉट टू दैट पर्सन कि यार उस दिन वो मेरे दुख के अंदर शरीक था, सिर्फ मुझे सिंपथाइज करके नहीं गया था, बल्कि मेरे दुख का हिस्सा बन गया था। वो कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उसने मेरा दुख शेयर किया था। तो ये एम्पैथी एक ऐसी चीज होती है जिससे आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स डेवलप कर सकते हो किसी से। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आपको, बाकी आपका इमेजिनेशन है कि इस चीज को समझ के, जो बात मैंने समझाई, इसके पीछे का अर्थ समझ के आप कई सिचुएशंस में कई एग्जाम्पल्स खुद डेवलप कर सकते हो। राइट? आई होप आप मेरी बात समझ गए हो कि एम्पैथी क्या होती है और क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाने के लिए जरूरी होती है। आप खुद सोचो यार, कोई इंसान अगर आपकी मुश्किल समय में आपके साथ में खड़े रह के उस तकलीफ को झेल रहा था जो आप भी झेल रहे थे, भले उसका छोटा सा हिस्सा झेल रहा था जो आप झेल रहे थे, पर वो इंसान का बॉन्ड आपके साथ बहुत अच्छा बन जाएगा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप इज कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कोऑपरेशन एंड एडजस्टमेंट। अगर आपको दूसरों के साथ अच्छे बॉन्ड बनाने हैं तो कोऑपरेट करना होगा और कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना होगा, है ना? कोऑपरेशन कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस के अंदर है और आप देख रहे हैं कि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा रश है, तो आपका एक साथी एम्प्लॉय है जो कि बैग लेके ऊपर जा रहा है, उसके पास में 2 बैग है या काफ़ी हैवी वेट है, तो आप तुरंत उसके साथ गए और आपने बोला कि लेट मी शेयर सम वेट दैट यू आर कैरिंग। आपके पास जो कुछ फाइल्स हैं या आपके पास में कुछ और एक एक्स्ट्रा बैग है, वो मैं कैरी कर लेता हूँ। वो मना करेगा कि अरे नहीं आई विल कैरी इट, पर आप बोलोगे नहीं नहीं, अपने को काफ़ी ऊपर तक चढ़ के जाना है, लिफ्ट एंगेज्ड है, अभी बहुत ज़्यादा रश है, तो आप भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, चलो थोड़ा सा वेट मैं कैरी कर सकता हूँ। ये छोटी सी चीज़, कोऑपरेशन। आपका बॉन्ड कितना अच्छा बनेगा उस इंडिविजुअल के साथ में, वो पहली बार में ही आपसे काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन ले लेगा। ये अगर आपका संबंध खराब भी चल रहा है कि आप एक दूसरे से अच्छे तरह से पेश नहीं आ रहे हो, बट आपने एक गुडविल जेस्चर दिखाया कि ठीक है यार, अच्छे से पेश नहीं आ रहा तो क्या हुआ, वो अगर मुझसे अच्छे से पेश नहीं आ रहा तो उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, है तो वो भी इंसान, कोई ड्रैक्यूला थोड़ी है। मतलब आई डोंट नो सच में है या नहीं है, बट मैं मानता हूं कि नहीं है। तो आप उससे अगर शेयर कर लोगे उसका वेट और 2 मंजिल ऊपर उसके साथ चल लोगे, तो उसका खराब बिहेवियर भी आप बदल सकते हो। वो याद रखेगा इस जेस्चर को, मतलब उसको ये भी याद, उसको भी ये पता है कि मैं इससे बुरा हूं, और वो ऊपर जा रहा है वेट कैरी करके, और अगर आप उसको देख रहे हो कि बहुत बढ़िया, जाओ हम तो लिफ्ट से आएंगे, तो आपका और उसका संबंध खराब ही होता रहेगा। लेकिन आपने बोला कि नहीं यार ठीक है, जैसा भी है जो भी है, बट है तो इंसान ही, चलो इसकी मदद कर देते। अब आपने मदद कर दी उसकी, तो उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा, नज़रिया आपके लिए कुछ तो बदल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपका दास बन जाएगा वो, कि आपको भगवान मान के पूजने लग जाएगा, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ हद तक तो रवैया बदलेगा। एटलीस्ट वो अपनी बात कुछ खुल के आपको बताएगा, या पिछले किसी बुरे बिहेवियर के लिए आपसे माफ़ी मांग लेगा कि यार प्लीज़, उस दिन जो मैंने तुम्हें बोला था उसके पीछे मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था, इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेशन में वो चीज़ बोल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, या प्लीज़ उसके लिए माइंड मत करना। तो आप क्या करोगे? अरे नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैंने वो चीज़ छोड़ दी, वो भुला दी मैंने चीज़। तो आपका और उसका रिलेशन बढ़िया होगा। ये किसके लिए बढ़िया होगा? आपके लिए भी बढ़िया होगा, उसके लिए भी बढ़िया होगा, और जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनके लिए भी बढ़िया होगा। राइट?
तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई नया एम्प्लॉय आया आपकी कंपनी में या आपकी टीम के अंदर और आप उसको बैठने की जगह नहीं बोलो नीचे बैठ, तो वो बैठ जाएगा बेचारा कि ठीक है साहब नीचे बैठ, मैं तो नया हूँ, आप जहाँ बोलोगे वहाँ बैठ जाऊँगा मैं। लेकिन आपके प्रति इंप्रेशन अच्छा नहीं बना। वहीं कोई नया पर्सन आया आपकी टीम के अंदर, तो आपने बोला कि अच्छा स्पेस नहीं है बट डोंट वरी, विल शेयर दिस सीट, या मैं थोड़ा सा खसक जाता हूँ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। तो वो पर्सन हमेशा याद रखेगा कि यार इसने शुरुआती फेज में जब मेरे लिए चैलेंजेस थे तब मुझे मदद करी थी। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो नहीं याद रखते आने वाले टाइम में, बट ठीक है, अपना ये फर्ज है कि अपन उनके लिए करें, है ना। अपना ये फर्ज है कि अपन किसी के लिए करें। अब वो याद रखता है, अगर नहीं भी रखता है कि जब मैं नया था, जब मेरे लिए चैलेंजेस थे, तब सामने वाले ने मेरी बहुत मदद करी थी और मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करी थी। कई लोग भूल जाते, काफ़ी लोग भूल जाते, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते। लेकिन फिर भी अपना ये फ़र्ज़ है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भूल गया इस चीज़ को तो अपन ये जेस्चर छोड़ दें, क्योंकि ये अपनी पहचान है और अपने को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। कोई अगर भूल भी जाता है आपके एहसान को और एहसान फरामोशी कर भी देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के प्रति बुरे हो जाओ। कीप एडजस्टिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर। और जब तक भी वो आपके साथ रहेगा तब तक आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा उसके साथ। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी जिन लोगों के साथ भी आप काम करते हो। ये मैटर नहीं करता कि वो आगे भूल जाता है या नहीं भूल जाता है, क्योंकि आपका कर्म आपके साथ रहेगा, सबसे बड़ी चीज़ है, राइट। और कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हो गई आपके साथ, वो नहीं तो कोई और सही। खैर, ये बात हो गई कोऑपरेशन और एडजस्टमेंट की, जो आप समझ गए होंगे आई होप। और फिर आती है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आप ये समझो कि अगर आपको बॉन्ड्स डेवलप करने लोगों के साथ, इंटरपर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाना है, तो यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू विल हैव टू हैव इंटेग्रिटी। व्हाट इज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी? इट्स लाइक कि मैं आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं कंफर्टेबल फील करवाना नहीं चाहता हूँ आपको। मैं सिर्फ आपसे काम निकलवाने के लिए आपको कंफर्टेबल फील करवा रहा हूं। नॉट बीइंग ऑनेस्ट, दिस इज नॉट इंटेग्रिटी। हो सकता है कि मैं आपसे एक काम निकलवा भी लूं, लेकिन दूसरा काम निकालने से पहले आप मेरी असलियत जान जाओगे कि अरे ये तो झूठा है, ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है ताकि काम निकलवा ले अपना, और जब इसका काम निकल जाता है तो फिर उसके बाद ये अपनी असलियत दिखा देता है, जो कि दुष्टता है। तो फिर ऐसे पर्सन के साथ, या अगर आप ऐसे हो, तो आपके बॉन्ड्स बनेंगे क्या दूसरों के साथ में? नहीं बनेंगे। वो जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई इससे पहले, वो सारी बेकार हो जाएगी अगर ये दो क्वालिटीज़ नहीं आपके अंदर तो ये दो क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लोगों के साथ अच्छे बॉन्ड बनाना है। अगर मैं एक सीईओ हूँ और जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि भाई किसी के घर में कुछ बुरा हो गया तो वो खाना नहीं खा रहा, तो आपने बोला कि ठीक है यार तू नहीं खा रहा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बट ये इसीलिए नहीं था कि आप सच में फील कर रहे थे उसके लिए, ये इसीलिए था क्योंकि आपको उसके ऊपर इंप्रेशन जमाना था कि देख। तो ये चीज़ें लंबी नहीं चल पाती। आप अगर किसी के लिए दिखावा कर रहे हो तो वो दिखावा आप लंबे ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते, वो दिखावा आप लंबे ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते। मान लो कि वो इस सीईओ की बात कर लेते, वैसे तो फौज के अंदर ऐसा नहीं होता, बट क्योंकि मैंने वही एग्जाम्पल दिया था तो यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल का एकदम ऑपोजिट बताता हूँ कि किसी एक जवान के घर में कुछ बुरा हो गया, अब आपने बोला उसको दिखाने के लिए कि भाई तेरे लिए खाना नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है भाई, उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ गया। अगले हफ्ते किसी और के घर से बुरी न्यूज़ आ गई, क्योंकि बटालियन में तो न जाने कितने सोल्जर्स होंगे, 700 सोल्जर्स तक हो सकते, 750 तक हो सकते। 10 दिन बाद फिर किसी के यहाँ से बुरी न्यूज़ आ गई। अब आपने बोला कि अरे यार क्या हर हफ्ते उपवास करना पड़ेगा? इस तरह तो किसी न किसी के यहाँ से कुछ न कुछ बुरी खबर आती रहेगी, कोई न कोई सैनिक परेशान होता ही रहेगा, तो कब तक खाना नहीं खाऊंगा। कभी कभी लगातार 2 दिन तक बुरी न्यूज़ आ गई तो क्या होगा? तो अगर आपने दिखावा किया था, आपको फील नहीं होता था उसके लिए, आपने सिर्फ दिखावा किया था, तो फिर जल्दी आपकी पोल खुल जाएगी कि अरे यार वो तो दो बार उन्होंने किया, तीसरी बार उनको कहीं से कोई बुरी खबर मिली तो उसके साथ तो कुछ भी एम्पैथी नहीं उन्होंने शो करी। तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कि या तो वो ये सोचेंगे कि दिखावा कर रहा था, या वो ये सोचेंगे कि बस हवा निकल गई इनकी, इतनी ताकत थी इनके अंदर एम्पैथी शो करने की। तो
इसीलिए यहाँ पे एम्पैथी आप उन्हीं के प्रति शो करो जिनके प्रति सच में आपको फील हो रहा हो, क्योंकि आप उसको निभा सकते हो। अगर आप एक सीईओ हो, हालांकि मैं अगेन सीईओ का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उस लेवल तक जो पहुंच जाते हैं उनको किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं होती। आप जब वहाँ पहुंच जाओगे तो आप ऑलरेडी इतना कुछ सीख चुके होगे कि आपको उस समय के लिए मुझे अभी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगेन मैंने एग्जाम्पल वही दिया कि अगर आप अपनी फैमिली मानते हो उसको, तो उनके लिए करो। इसलिए मत करो कि आप करोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगेन अभी तो आप सीईओ वीओ कुछ भी नहीं हो, तो अभी तो आप जहाँ पे हो, आपके ग्रुप में जो लोग हैं और आपको जिन लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है, आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उनके लिए इस तरह का कमिटमेंट शो करो। दिस इज कॉल्ड एज कमिटमेंट। इसको कमिटमेंट बोलते हैं। और ये ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होगा कि आप नहीं चाह रहे होंगे बट आपको करना चाहिए, बिकॉज इसलिए नहीं कि उसके ऊपर इंप्रेशन जमाना है और उसको अपने लिए फेवरेबल करना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ऐसा करना उचित है, ऐसा करना सही है। इंसान को करना हमेशा वो चाहिए जो करना उचित है, वो नहीं करना चाहिए जो कि उसे करना अच्छा लगता है। देखो, अगर अच्छा लगता है कुछ चीज़ करना और उचित भी है तो करो उसको, लेकिन अगर अच्छा लगता है उचित नहीं है तो मत करो। उचित है पर अच्छा भी नहीं लग रहा तो भी मत करो। लेकिन अगर उचित है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो कोशिश करो कि उसको करो किसी के लिए, और वो भी ऐसे किसी के लिए जिसके प्रति आपका बड़ा समर्पण हो, आप काफ़ी कमिटेड हो। तो ये कमिटमेंट आपको शो करना चाहिए, इंटेग्रिटी, कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ। सिचुएशन फेवरेबल है तो भी मैं तेरे साथ हूँ, सिचुएशन अनफेवरेबल है तो भी मैं तेरे साथ हूँ, जितनी हो सकती तेरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए। जितने भी स्टेप्स अपन ने देखे थे, कंफर्टेबिलिटी से लेके गुड लिसनिंग से लेके जितने भी स्टेप्स अपन ने देखे थे, उन सारे स्टेप्स बेकार हैं अगर उन स्टेप्स के पीछे ईमानदारी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ, एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, एक्नॉलेजमेंट। इंटरपर्सनल स्किल का एक आखिरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरे हिसाब से है वो एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट कैसी चीज़ होती है, जैसे मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ लगा रखा है, थैंक यू, इट्स सच अ बिग एक्नॉलेजमेंट। आप किसी के लिए कुछ, कोई आपके लिए कुछ काम करता है ना, किसी ने आपके लिए कुछ काम किया और आपने उसको रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं कहा, आप चले गए, तो वो इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले। अ सिंपल थैंक यू कैन बी वेरी इफेक्टिव, राइट? सिंपल थैंक यू कैन बी, और ये तो आप करते ही हो। आप लोग तो कितने समझदार लोग हो, आप तो ये काम करते ही हो। हम किसी शॉप पे भी जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम थैंक यू बोल देते हैं शॉपकीपर को जो हमको कुछ चीज़ देते हैं कि थैंक यू। या आपकी किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हमको कोई डिश सर्व करता है तो हम उसे थैंक यू कह देते हैं। कई लोग नहीं भी कहते और वो कुछ भी नहीं बोल सकते आपको, क्योंकि उनका काम है आपको सर्व करना। अगर वो वेटर है या वेटरेस है, उनका काम है कि वो आपको सर्व करें। आप थैंक यू नहीं भी कहोगे तो भी वो आपको सर्व करेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप थैंक यू नहीं कहोगे तो टेबल पे लात मार देंगे वो और गिरा देंगे आपकी टेबल कि तुमने थैंक यू क्यों नहीं कहा। लेकिन अगर आप थैंक यू कह दोगे तो हो सकता है कि अगली बार दाल में वो 2 चम्मच घी ज़्यादा डाल के लाएं आपके लिए। आई डोंट नो, बाकी मे बी पॉसिबल। सो एक्नॉलेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचते हो और उसी के साथ आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन अगर बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो आपको बुरा लगता है और आपका कमिटमेंट में कमी आने लगती है अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो इसीलिए अपनी तरफ से इंश्योर करें कि जो अगर कोई इंडिविजुअल आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको खुल के एक्नॉलेज करें। कम से कम एक थैंक यू तो कहें ही सही, उससे ज्यादा अगर आप एक्नॉलेज कर सकते तो करें। और यहां पे 2 बातें ध्यान रखें। बी हम्बल व्हेन एक्नॉलेजिंग द डिफरेंसेस। अब एक्नॉलेजमेंट सिर्फ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट गलत, मतलब निगेटिव भी हो सकता है। गलत नहीं बोल रहा हूं, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, निगेटिव भी हो सकता है। आपके दोस्त ने आपसे कोई बात कही कि चलो वहां पे घूमने के लिए चलते हैं।
आप एग्री नहीं करते हो, मतलब यू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो यहां पे भी आप उसको एक्नॉलेज करोगे, और एक्नॉलेज करने का तरीका हो सकता है। तो जब आप किसी की बात से एग्री नहीं करते हो तो प्लीज इस बात को अपने ध्यान में रखो कि एकदम मुंह फट होके उसको नहीं बोलना कभी भी, हम्बली उससे डिसएग्री। खास तौर पे जब आप किसी से डिसएग्री करते हो तो अपने पॉइंट को बहुत हम्बलनेस के साथ में रखो, एरोगेंटली मत रखो। कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि अपन XYZ जगह घूमने के लिए चलते हैं, और आपने उसको कहा कि अबे गधा है तू और हमेशा गधों जैसी बातें करता है, तेरे से यही उम्मीद थी, तो वो इंडिविजुअल जो है वो आपसे थोड़ा कट ऑफ हो जाएगा। वहीं अगर आप उसको ये कहोगे कि देखो आप जहाँ घूमने चलने के लिए कह रहे हो, अभी कल मैंने वहाँ की रिपोर्ट पढ़ी कि वहाँ पे 6 घंटे का ट्रैफिक जैम था और मौसम भी वहाँ पे बहुत ख़राब चल रहा है, इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि वहाँ पे घूमने ना जाया जाए, और उसकी जगह मेरे पास में दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है और अभी जहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, लोगों को पता नहीं है। आई गारंटी यू कि आपको बहुत मज़ा आएगा, एक बार आप मेरे हिसाब से वहाँ पे चल के देखो। सो दिस इज़ अ बेटर वे टू एक्नॉलेज द डिफरेंसेस। अगेन मैंने बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया है, आप अपने इमेजिनेशन से कई एग्जाम्पल्स सोच सकते हो कि अलग अलग तरीके से आपके पेरेंट्स के साथ ही ओपिनियन के डिफरेंस आपके हो सकते हैं। तो एक तरीका ये भी हो सकता है रिस्पॉन्स का कि आप अपने मम्मी या पापा को बोलोगी अरे आप तो हमेशा ऐसे ही बोलते हो और आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपने तो दुनिया देखी, आपसे ज़्यादा देखी दुनिया उन्होंने। लेकिन कई बार हम बोल देते कि अरे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमको कुछ जानते ही नहीं हो और तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, और आप फ्रस्ट्रेट होके नाराज होके चले जाते हो। अगेन बी पोलाइट, समझाओ कि क्यों, वाई आप जो कह रहे हो ऐसा क्यों कह रहे हो, आपके दिमाग के में थॉट क्या है पीछे। अगेन यहाँ पे गुड लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने दूसरा पॉइंट देखा था। तो सोचो पहले कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि क्या वो सही बोल रहे हैं। अगर वो आपको लगता है कि नहीं लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लॉजिक से उनको समझाओ कि देखो इसके पीछे ये वजह है कि मैं जो ये स्टेप आपसे डिफर कर रहा हूं लेने के लिए, तो उसके पीछे मेरी वजह ये है। फिर वजह से वजह को कंपेयर करो कि आपकी वजह और मेरी वजह, फिर देखो कौन जीतता है। वो कन्विंस होंगे आपसे और खुश भी होंगे कि नहीं यार हमारा बच्चा दिमाग यूज करने लग गया आजकल, है ना। तो अगर आपके ओपिनियन में डिफरेंसेस होते हैं किसी के साथ भी, एंड स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि आप डिफरेंसेस को सही तरीके से एक्नॉलेज करें। कि आपकी पार्टनर बोल रही है कि मेरे को नौकरी करनी है, जॉब करनी है और यहाँ पे ऑफिस है और आप नहीं चाहते हो, तो अगेन इसको एक्नॉलेज करने के कई तरीके हो सकते हैं कि तुमको तो मेरी बात बस सुननी नहीं है। या फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि अच्छा वहाँ किसके लिए जा रही हो, कौन है वहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर नहीं चाहते हो कि वो वहाँ जाए, तो आप उसको यूँ समझाओ कि देखो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, या मैं इनसिक्योर फील करता हूँ, आई केयर अ लॉट फॉर यू। तो अगर इस तरह से आप डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करोगे तो वो समझेंगे आपकी भावनाओं को कि ये मेरा बुरा नहीं चाहता है, बट ही इज़ इनसिक्योर और ही इज़ नॉट फीलिंग सेफ फॉर मी। अगेन 2-3 एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस जब होते हैं तो उसको एक्नॉलेज करो पोलाइटली। And when you are appreciating someone, be generous when appreciating someone. अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो तो फिर कंजूसी मत बरतो। अगर आप किसी से बहुत खुश हो, किसी की कोई एक्शन से या किसी की कोई क्वालिटी देख के आपको बहुत अच्छा लगा, आप एडमायर किया आपने उसकी क्वालिटी को या उसके एक्शन को, तो उसको अप्रिशिएट करो। इतना अप्रिशिएट करो कि उसको स्पेशल फील हो जाए, है ना। अप्रिशिएट होने का करने का मतलब ये नहीं कि उसके भक्त बन जाओ, लेकिन उसको स्पेशल फील करवाओ। बी जेनरस when you are appreciating someone and be humble when you are criticizing someone or having a difference of opinion with someone. I hope you got it. अब अंडरस्टैंड योर ओन बिहेवियर। अब मैं आपको बिहेवियर के कुछ पैटर्न बता रहा हूं कि अपने खुद के बिहेवियर को आप समझो। 3 तरह के बिहेवियर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर।
जनरली 3 तरह के बिहेवियर हम अपने लाइफ में करते हैं। अब इसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपका बिहेवियर कैसा है, और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपका अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग बिहेवियर है। ये जो 3 बिहेवियर मैं आपको बताऊंगा, ये तीनों के तीनों बिहेवियर आपने खुद प्रैक्टिस किए हैं। ये 3 तरह के बिहेवियर आपने एक्ट किया है, लेकिन अलग अलग जगहों पे। पहला है, इसमें मैं तीनों यूं ही बता देता हूं आपको। पहला है सबमिसिव बिहेवियर। सबमिसिव बिहेवियर मतलब आत्मसमर्पण या समर्पण वाला बिहेवियर, जिसमें आप हाथ जोड़ लेते हो, जो सामने वाला कहता है उस बात को मान लेते हो। ये सबमिसिव बिहेवियर होता है। एक होता है अग्रेसिव बिहेवियर, जहां पे आप हाथ जुड़वाते हो किसी से और अपनी बात ही मनवाते हो किसी से, वो अग्रेसिव बिहेवियर होता है। और एक असर्टिव बिहेवियर होता है, जो मैं सबसे एंड में आपको बताऊंगा, जो सबसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, या आपके लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो मैं एंड में बताऊंगा इस लेक्चर के। पर खैर, सबसे पहले बात करते, और ये जो तीनों तरह के बिहेवियर होते हैं, ये तीनों तरह के बिहेवियर आपने खुद अलग अलग सिचुएशंस में किए हैं। डिपेंड करता है कि सामने कौन था, किसके प्रति आप अग्रेसिव हो गए थे, किसके प्रति आप सबमिसिव हो गए थे। एक ही इंडिविजुअल अग्रेसिव भी हो सकता है, सबमिसिव भी हो सकता है। तो आओ तीनों तरह के बिहेवियर्स की प्रकृति को समझते हैं। सबमिसिव बिहेवियर, सबमिसिवनेस इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वंस रिलेशनशिप विद अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ वंस गोल। अगर आप किसी संबंध को बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, अपने ईगो से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो सबमिसिव बिहेवियर है। डिफिकल्टी सेइंग नो, ऐसे रिलेशनशिप में आप ना नहीं कर पाते हो किसी को। लेटिंग द अदर मेक अ डिसीजन, नॉट बीइंग एबल टू मेक अ रिक्वेस्ट आर टिपिकल ऑब्जर्वेशन विद सबमिसिव बिहेवियर। और इस तरह के बिहेवियर में आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हो। निर्णय वही लेता है सामने वाला, जो आपकी, जिसके सामने आप सबमिसिव हो रहे हो। आप मना नहीं कर पाते हो, आप उनसे अपनी बातें नहीं मनवा पाते हो। तो ये है आपका सबमिसिव बिहेवियर। अब ये याद करो, ये सोचो कि इस तरह का सबमिसिव बिहेवियर आप किसके सामने करते हो। पीपल हु आर सबमिसिव टेंड टू, जो लोग सबमिसिव होते हैं वो कैसे होते हैं? अवॉइड स्टेटिंग देयर नीड्स एंड फीलिंग। जनरली अपनी बात नहीं कहते लोगों से। अगर उन्हें कोई इच्छा भी होती तो अंदर ही अंदर उस इच्छा का गला घोट के उसको मार डालते। कम्युनिकेट देयर नीड्स एंड फीलिंग्स इन एन अपॉलोजेटिक वे। अगर उन्हें कुछ ज़रूरत भी होती है तो वो ऐसे मांगते हैं जैसे कि कोई भीख मांग रहे हो। भले ही उनके अधिकार की चीज़ हो, पर वो ऐसे मांगते हैं जैसे कि कोई बेगिंग कर रहे हो कि प्लीज़ बहुत 31 तारीख हो गई, 1 तारीख हो गई, कृपया करके सैलरी का कुछ मिल जाता मुझे। तो कई मैंने देखे ऐसे एम्प्लॉयज़। तो फिर एम्प्लॉयर उनको बोला चलो ठीक है आज इतने ले जाओ, बाकी 7 दिन बाद आना। ऐसे एम्प्लॉयर्स भी मैंने देखे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ भी मैंने देखे। तीसरा, गिविंग अदर्स राइट दैट दे डोंट क्लेम फॉर देमसेल्व्स। और दूसरों को ऐसे अधिकार देते हैं जो वो खुद को नहीं देते। राइट? आइसक्रीम है हाथ में, वो पर्सन आ गया जिसके प्रति आप सबमिसिव हो, आपने उसको दे दी कि लो आप खा लो, और वो तो खा ही लेगा। और अगर उसने पूछ भी लिया गलती से और तुम, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना, आप खा लो, मैंने खा लिया। झूठ भी बोल सकते हो आप। ये है सबमिसिव बिहेवियर। अब आगे बात करते हैं अग्रेसिव बिहेवियर। Aggressiveness is giving more importance to your goals than to your relationship. ये ऐसे बिहेवियर होते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप को आपके लिए मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे ऐसा होता है कि तेरे को रुकना हो तो रुक, जाना हो तो अभी जा, मैं तो वही करूँगा या करूँगी जो मेरा मन कर रहा है। ये है अग्रेसिव बिहेवियर। एट टाइम्स लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और इस तरह के बिहेवियर में जनरली कई लोगों का डिसरिस्पेक्ट हो जाता है जिनके साथ आप ऐसा कर रहे होते हो। Their thoughts, feelings, opinions, values, etc. Aggressiveness is expressed either directly or passively. Aggressiveness directly भी हो सकती, मतलब बातों के द्वारा, बोलने के द्वारा, या पैसिवली भी हो सकती, एक्शंस के द्वारा। Passive aggression includes gossiping, taunting, cracking a mean joke, etc. People who are aggressive tend to, मतलब aggressive behavior में ये भी होता है कि कोई आपकी मजाक उड़ा देता है,
आपके बारे में कुछ गॉसिपिंग करने लगता है, ये भी अग्रेसिव बिहेवियर होता है। भले ही वो आपको धक्का नहीं दे रहा है या आपका टिफिन छीन के नहीं ले जा रहा है, बट आपको नीचा दिखा रहा है, और उसके बाद भी आप उस रिलेशन को कैरी कर रहे हो बिकॉज आप वैल्यू करते हो, आप सबमिसिव हो, तो वो अग्रेसिव है। और अग्रेसिव लोग जनरली क्या ट्रेंड करते हैं? एनकरेज अदर्स टू डू थिंग्स बाय फ्लैटरी और मैनिपुलेशन, इग्नोर द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स आइदर इंटेंशनली और बाय डिफॉल्ट। और तीसरा, टेक राइट्स फॉर देमसेल्फ दैट दे डोंट गिव टू अदर्स, कि दूसरे के लिए कुछ भी बोल देंगे लेकिन उनको किसी ने कुछ बोला तो वो सहन नहीं करते। ऐसे लोग देखे होंगे ना आपने बहुत सारे, हो सकता है आपके साइड में ही कोई बैठा हो अभी। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को कुछ भी बोल देंगे लेकिन खुद के ऊपर अगर बात आती तो सहन नहीं करते। और फिर तीसरा बिहेवियर आता है जो इन दोनों से ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, उसको बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। एक्चुअली असर्टिव बिहेवियर, असर्टिव का मतलब होता है निश्चयात्मक। अग्रेसिव होता है उग्र, सबमिसिव होता है समर्पण, और ये होता है निश्चयात्मक कि मुझे ये उचित लग रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूं। यहां पे लॉजिक होता है, यहां पे अग्रेसिवनेस नहीं होती, यहां पे क्या होता है? तर्क होता है। मैं कुछ भी कर रहा हूं तो वो काम मैं सबमिसिव होके कर रहा हूं या वो अग्रेसिव होके कर रहा हूं, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। लेकिन यहां पे अग्रेसिवनेस कम होती है, सबमिसिवनेस भी कम होती है, उन दोनों के बीच में होता है ये सिस्टम जो लॉजिक के ऊपर वर्क करता है। अब देखो, इसको रीड करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। Assertiveness is considered to be the ideal style of communicating. It is about giving equal importance to and being able to finely balance between the goals and the relationships. देखो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल इंपॉर्टेंस, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज बेस्ड ऑन लॉजिक, एंड व्हाट द लॉजिक सेज? इक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज इलॉजिकल, इक्वालिटी इज लॉजिकल। तो सबसे पहली चीज यहां पे इस तरह के बिहेवियर में ये आती है कि ना आप सामने वाले को अपने से ऊंचा मान के उससे बिहेवियर करते हो सबमिसिव, ना सामने वाले को अपने से नीचा मान के उससे अग्रेसिव बिहेवियर करते हो, उसको अपने बराबर मानते हो। और जब आप बराबर मानते हो तो फिर काम होता है ऑनेस्टली, लॉजिक से। तो लॉजिक एंड इक्वालिटी, दे आर बोथ perpendicular to each other, या they are both related to each other. It involves being able to say no effectively. आप यहां पे नो कहने की ताकत रखते हो। ये इस तरह का बिहेवियर होता है कि रिलेशनशिप में आप नो कहते हो और नो लॉजिक के बेसिस पे कहते हो। अगर आप किसी को नो कह रहे हो तो उस नो के पीछे एक लॉजिक होता है, और कोई भी समझदार आदमी उस लॉजिक को समझेगा, बुरा नहीं मानेगा और संबंध नहीं तोड़ेगा। और अगर लॉजिक समझने के बाद भी कोई संबंध तोड़ रहा है नो कह के, तो बेटर है कि ऐसा संबंध टूट जाए। क्योंकि यहां पे नो इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि मेरा मन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे तर्क है मेरा। बीइंग एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग, ओपिनियंस फ्रीली, और अपने थॉट्स को आप फ्रीली किसी के सामने रख सकते हो, सामने वाले के सामने रख सकते हो। This is logical and thinking behavior. It is not driven by your emotions. People who are assertive tend to, और ये इमोशन से ड्रिवन नहीं होता। ये किससे ड्रिवन होता है? ये ड्रिवन होता है लॉजिक से। Being clear and direct what you say. Generally these type of people are very clear and direct what they say, but मुंह फट नहीं होते, outspoken नहीं होते। Stating your needs and feeling in a straightforward way. Again वही बात है। Standing up for your rights without violating the rights of others. Very important. Without violating. यहाँ पे भी जो बात कही जा रही है ना कि stating your needs and feelings in a straightforward way, तो ये भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है दैट यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स। आप किसी और को हर्ट नहीं कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज assertive behavior, and this is the tendencies of an assertive person. Now, which is the best behavior? Which is the best behavior? तो यहाँ पे तीनों बिहेवियर्स को लिख के आपके सामने कंपेयर करके बताता हूँ कि क्या बेस्ट होना चाहिए बिहेवियर के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं असर्टिवनेस।
assertiveness is good. Assertiveness is good, right? ये अच्छी चीज है, अपन ने देखा. दूसरा, aggression is not good. अग्रेसिव बिहेवियर किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जा सकता. कैन नॉट बी कंसिडर्ड गुड अग्रेसिव बिहेवियर. एंड थर्ड इज सबमिसिवनेस. अब यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखना. वैसे मैंने असर्टिव को गुड बोल दिया है और अग्रेसिव को मैंने बैड बोल दिया है, यानी कि नॉट गुड बोल दिया है. लेकिन अब मैं सबमिसिव के बारे में एक चीज लिख रहा हूं. It's okay for, या for नहीं, it's okay sometimes to be submissive. To a gentle person. या जेंटलमैन लिख देता हूं मैं यहां पे. लेडीज तो जेंटल होती ही है ना. तो कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत सौम्य हो, कभी कभी उसके सामने सबमिसिव होना बुरा नहीं होता. कई लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उन लोगों से असर्टिवनेस भी अग्रेशन लगता है. सो इट्स ओके टू बी सबमिसिव विथ समवन हु इज वेरी जेंटल, हु इज वेरी काइंड. इट्स ओके टू बी सब. वो तो जिंदगी में हमेशा सबके लिए सबमिसिव ही रहे. वो तो लाइफ में हमेशा सबके लिए बेचारे सबमिसिव ही रहते हैं. उन्होंने तो ये देखा ही नहीं कभी कि कोई हमारे लिए सबमिसिव होता है. तो ऐसे इंडिविजुअल्स के प्रति अगर आप कभी सबमिसिव हो जाओ तो ये बुरा नहीं होता, ये बुरा बिहेवियर नहीं होता. अग्रेसिव इंसान के सामने कभी सबमिसिव होना ही नहीं. अग्रेसिव इंसान के सामने हमेशा असर्टिव होना. असर्टिव जो होता है, असर्टिव इंसान जो होता है वो दूसरे वाले को भी अपने लेवल पे ले आता है. लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत जेंटल है, कोई बहुत सेंसिटिव है, तो आप कभी कभी उनके साथ में सेंसिटिव हो सकते हो. अदरवाइज असर्टिव इज द बेस्ट बिहेवियर. यही राइट बिहेवियर है. बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग असर्टिव. असर्टिव होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं. असर्टिव होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यह है सबसे बड़ा फायदा असर्टिव होने का. जो इंसान असर्टिव होता है वो इंसान डिसिप्लिन्ड अपने आप हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो लॉजिक के बेसिस पे बात करता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है. अब अगर मुझसे किसी ने कोई काम कहा और मैंने अपने काम को ठीक से नहीं किया तो मैं सबमिसिव हो जाऊंगा. मैं सबमिसिव कब होऊंगा? जब सामने वाला कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, या उसके हिसाब से चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं, या मैं करप्ट हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? सबमिसिव हो जाऊंगा. लेकिन अगर मैंने अपना काम सही तरीके से किया है तो कोई मुझे डोमिनेट कर सकता है कि ऑफिस में? नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मैं अपनी जगह पे सही हूं. तो मैं उससे बोल सकता हूं कि देखो, आई हैव डन व्हाट आई वाज रिक्वायर्ड टू डू, नाउ यू ऑल्सो हैव टू डू व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. तो असर्टिव जैसे ही आप होते हो, आप असर्टिव तभी हो सकते हो जब आप सही हो. यू कैन नॉट बी असर्टिव एंड रॉन्ग एट द सेम टाइम. तो असर्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए आपको चीजें सही करनी होगी, और चीजें सही करने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना होगा. वरना फिर आपको झुक के रहना पड़ेगा लोगों के सामने. अगर आप डिसिप्लिन नहीं होते हो, चीजों को सही तरीके से नहीं करते हो, तो क्या होगा? कदम कदम पे आपको झुकना पड़ेगा, सबमिसिव होना पड़ेगा. राइट? तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर नॉट सबमिसिव, यू आर डिसिप्लिन्ड. आप अपने काम को सही तरीके से करते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है उसको पूरा करते हो, और फिर आपको कोई झुका नहीं सकता. फिर आप किसी काइंड पर्सन के सामने अपनी मर्जी से झुक सकते हो कि यार, आई वॉन्ट टू शावर सम लव ऑन दिस पर्सन, ही इज वेरी सबमिसिव, सो आई विल डू इट टुडे. बट आपको कॉम्प्रोमाइज करके कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. इसमें जो स्टेप्स मैंने आपको बताई हैं वो स्टेप्स आप प्रैक्टिस
करो, आपके काम आए, आप एक बेहतर इंसान बनो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।